चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 से हमें वापस शुरू करना है। क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने लास्ट क्लास में कर लिया था, तो क्वेश्चन नंबर 6.8 है आपका। आंसर केयरफुली विद रीजंस, तो उनके आंसर करना है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो इन एन इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बिलियर्ड बॉल्स, इन एन इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बिलियर्ड बॉल्स इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व ड्यूरिंग द शॉर्ट टाइम ऑफ कोलिजन ऑफ द बॉल्स। ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि आपका जब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है, क्या वो, देखो मैंने आपको जब भी कोलिजन में पढ़ाया था तो मैंने आपके 3 डायग्राम आपके सामने बनाए थे। ठीक है, नहीं बनाए थे तो अभी सुन लो। एक डायग्राम था आपका बिफोर कोलिजन का, एक डायग्राम था, पेन चेंज कर दो, एक डायग्राम था आपका बिफोर कोलिजन का। ठीक है, और एक डायग्राम था आपका आफ्टर कोलिजन का। जैसे ये V1 से जा रहा है, ये आपका V2 से जा रहा है, तो ये मैंने आफ्टर कोलिजन बताया था। ठीक है, मैंने ये कहा था कि अगर इलास्टिक परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन या इलास्टिक कोलिजन आपका हो रहा है, अगर कहीं पे भी आपका इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, तो वहां पर मैं ये कह सकता हूँ आपका कि वहां पे काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व। ठीक है, ये बात मैं बिल्कुल सही बोल सकता हूँ। तो मतलब इसका कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी फाइनल आपका होगा। तो इसमें ये बात हमने समझनी थी पहली बात। इसको जब मैं लिख रहा था तो हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस आपका हाफ m2 v2 स्क्वायर। इस बात में तो ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर जो आप ये हाफ m v स्क्वायर ये सब लिख रहे हो, ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल के लिए लिख रहे हो। मतलब ये आपका बिफोर कोलिजन की बात है यहाँ पे, और यहाँ पर आपका आफ्टर कोलिजन की बात है यहाँ पे। लेकिन एक फेज ऐसा भी है, एक फेज ऐसा भी है, मैंने आपको बताया था जब भी दो बॉडी के बीच में कोलिजन होता है तो वो बहुत कम टाइम के लिए एक दूसरे के साथ में क्या होंगे, कॉन्टेक्ट में भी होंगे। उस पार्ट को हम बोलते हैं आपका ड्यूरिंग कोलिजन। अब ड्यूरिंग कोलिजन होता क्या है कि पहली बॉडी दूसरी बॉडी से टकरा रही होती है, तो उस टाइम में उसके अंदर क्या आते हैं, डिफॉर्मेशन आते हैं। इसके अंदर डिफॉर्मेशन आता है, ये बॉडी क्या होती है, डिफॉर्मेशन। उससे क्या होता है, जब भी बॉडी डिफॉर्म करती है तो उसकी एनर्जी में चेंजेस देखने को आपको मिलते हैं। कुछ काइनेटिक एनर्जी आपकी डिफॉर्मेशन एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और बाद में क्या होता है, अगर इलास्टिक कोलिजन होता है तो आपका वो डिफॉर्मेशन जो है वो वापस से कंप्लीटली रीगेन हो जाता है। मैंने आपको बताया इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, जहां पर डिफॉर्मेशन क्या होता है, आपका रीगेन हो जाए कंप्लीटली। तो ड्यूरिंग कोलिजन जब तक वो आपस में कांटेक्ट में है, बहुत कम टाइम के लिए ऐसा होता है, बहुत कम टाइम के लिए जब तक कांटेक्ट में है, तो उस टाइम पे क्या है कि उस टाइम पे आपकी काइनेटिक एनर्जी डिफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाती है। तो मैं इस टाइम पे ये नहीं कह सकता कि एनर्जी कंजर्व है, तो इस टाइम पे आपकी काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व। हाँ, मैं ओवरऑल ये बोल सकता हूँ कि ओवरऑल मतलब मेरी बिफोर वाली काइनेटिक एनर्जी और आफ्टर वाली काइनेटिक एनर्जी ये बराबर होंगी, लेकिन ड्यूरिंग काइनेटिक एनर्जी, ड्यूरिंग कोलिजन मेरी काइनेटिक एनर्जी बराबर नहीं होगी, बिकॉज ऑफ द रीजन when bodies are in contact during elastic collision, the kinetic energy is converted into internal deformation energy. आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है यहाँ पे, यहाँ पे क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इंटरनल डिफॉर्मेशन एनर्जी। और इस वजह से ड्यूरिंग कोलिजन वाले पार्ट में, सिर्फ बीच वाले पार्ट में आपका जो है काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व, बिफोर एंड आफ्टर होती है। समझ आ गई बात ये? जी। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप इनको वर्ड्स में पुट अप कर सकते हो अपने हिसाब से। बी पॉइंट इज द टोटल लीनियर मोमेंटम कंजर्व ड्यूरिंग द शॉर्ट टाइम ऑफ एन इलास्टिक इन द टू वर्क। मतलब फिर से वही सवाल, क्या जब आपका बॉडी कांटेक्ट में होती है, देखो ये हो गया बिफोर वाला डायग्राम, ये हो गया आपका ड्यूरिंग वाला डायग्राम, और ये हो गया आपका आफ्टर वाला डायग्राम। ठीक है, इसने आफ्टर और बिफोर वाले की बात ही नहीं करी है। हम जानते हैं कि दुनिया में इलास्टिक कोलिजन हो, चाहे इन इलास्टिक हो, चाहे आपका पार्शियल कुछ भी इलास्टिक कोलिजन हो, हर कोलिजन में आपका नेट मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। मैंने ये बात लिख रही थी, चाहे किसी भी तरह का कंजर्वेशन, नेट मोमेंटम इज ऑलवेज, एंड ऑलवेज मींस कि चाहे आप ड्यूरिंग की बात करो, चाहे आप बिफोर की बात करो, चाहे आप ड्यूरिंग की बात करो, चाहे आप आफ्टर की बात करो, मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर तो बच्चों को समझ में आता है कि क्यों होगा, क्योंकि दोनों बॉडी के बीच में कोई फोर्स ही नहीं है। जब फोर्स नहीं है तो आपका साफ सीधी बात है। देखो, मोमेंटम कंजर्वेशन होने की कंडीशन क्या थी आपकी, मोमेंटम कंजर्वेशन कंडीशन थी आपकी कि वहां पे एफ नेट क्या होना चाहिए, सिस्टम पे आपका 0 होना चाहिए। ठीक है, अगर पहले और आफ्टर में क्या है, कांटेक्ट में नहीं है तो आपका कोई फोर्स भी नहीं है, तो मोमेंटम कंजर्व। लेकिन ड्यूरिंग में भी अगर हम बात करें तो ये बॉडी इस पे फोर्स मार रही है, ये बॉडी इस पे फोर्स मार रही है, मैं समझाया भी था आपका। और इन दोनों, क्योंकि ये आपके थर्ड लॉ से हम इसको लिख सकते हैं आपका कि F12 इज इक्वल टू माइनस F21, देयरफॉर आपका जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स मतलब आपका F नेट विच इज इक्वल टू
F12 प्लस F21 और वैल्यू रख दो तो इट विल कम आउट टू बी जीरो, क्योंकि नेट फोर्स आपका ड्यूरिंग कोलिजन भी जीरो है, हेंस आप ये कह सकते हो कि मोमेंटम क्या होगा आपका, कंजर्व होगा ड्यूरिंग कोलिजन आल्सो, मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व। तो ये आपका आंसर हो गया। अब उसने यही चीज जब हम सी पार्ट में आते हैं, सी पार्ट में क्या बोल रखा है उसने, व्हाट आर द आंसर टू ए एंड बी, मतलब जो आपके क्वेश्चंस पार्ट ए एंड बी है उनके आंसर क्या होंगे अगर इन इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो इन इलास्टिक कोलिजन में तो हम बात करें तो मैंने फिर वही बताता हूँ कि इस टाइम भी क्या हो, काइनेटिक एनर्जी तो बेटा ड्यूरिंग किसी की भी कंजर्व नहीं रहती ड्यूरिंग कोलिजन। तीन फेज होते हैं कोलिजन के, एक बिफोर, एक आफ्टर और एक ड्यूरिंग। ड्यूरिंग कोलिजन किसी भी इज नेवर कंजर्व, जो चाहे कोई भी कोलिजन हो इज नेवर कंजर्व, चाहे इलास्टिक हो, इनइलास्टिक हो, चाहे आपका कंप्लीट इलास्टिक हो, ड्यूरिंग कोलिजन कभी कंजर्व नहीं था। हाँ, बिफोर एंड आफ्टर हो सकती है इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन ओनली। और रही दूसरी बात कि मोमेंटम कंजर्व होगा कि नहीं होगा, तो ऑब्वियसली मोमेंटम तो मैं बता ही चुका हूं, मोमेंटम इज कंजर्व फॉर ऑल कोलिजन, मोमेंटम इज कंजर्व फॉर ऑल कोलिजन, चाहे वो कोई भी कोलिजन हो और एट ऑल टाइम्स, यानी ऑलवेज कंजर्व होता है। तो चाहे आपका इलास्टिक हो, चाहे इनइलास्टिक हो, चाहे आपका कंप्लीटली इनइलास्टिक हो, चाहे आपका ड्यूरिंग हो, चाहे बिफोर हो, चाहे आफ्टर हो, वो मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है। काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ इट इज नॉट कंजर्व इन एनी केस ड्यूरिंग कोलिजन। तो आप चलते हैं डी पार्ट पे। डी पार्ट बोल रहा है इफ द, ये पार्ट अच्छे से पढ़ेंगे। डी पार्ट में आपसे बोल रहा है इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू बिलियर्ड बॉल्स डिपेंड्स ओनली ऑन द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। अच्छा ठीक है, is the collision elastic or inelastic? Note we are talking here about here of potential energy corresponding to the force during collision, not gravitational potential energy। क्योंकि बच्चों के मन में क्या होता है, जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं तो बच्चा हमेशा ये फॉर्मूला याद करता है एमजी, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला एमजीएच, ये सोचना गलत है। पहला तो पाप ये सोचना होता है कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमेशा एमजीएच होता है। हम इसी चैप्टर में पढ़ चुके हैं पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है वो होता है आपका एमजीएच, ड्यू टू स्प्रिंग जो होता है वो होता है आपका हाफ के एक्स स्क्वायर। और यही नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सारे फोर्स हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, बहुत सारे और भी तरह के फोर्स होते हैं आपके, ठीक है, बहुत सारे और तरह के फोर्स होते हैं जहां पे आपका इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ फोर्स। बस ये याद रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी आप जब भी डिफाइन करते हो तो यू डिफाइन इट फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस ओनली। तो ये जरूरी नहीं है कि वहां पे सिर्फ और सिर्फ एमजी ही हो या फिर वहां पे सिर्फ स्प्रिंग हो, अलग अलग कंजर्वेटिव फोर्स और भी एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में, उनकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है। अगर हम बात करें आपका कि यहाँ पे बोल रखा है उसने कि इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू ब्लड डिपेंड्स ऑन सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर्स ऑफ द, तो हमें मतलब नहीं है, उसने बोला कि इलास्टिक होगा कि इनइलास्टिक होगा, हमें मतलब नहीं है इस बात से कि आपका वहां पर जो फोर्स है वो आपका सेपरेशन डिस्टेंस डिपेंड करता है कि नहीं करता है। इंपॉर्टेंट बात ये है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर अगर आपकी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है, सिंस पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड, तो वहां पे जो फोर्स होने वाला बेटा वो कैसा फोर्स होगा आपका, कंजर्वेटिव फोर्स होगा। कैसा फोर्स होगा आपका, वो कंजर्वेटिव फोर्स होगा अगर वहां पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है तो ऑब्वियसली जब भी कंजर्वेटिव फोर्स काम करते हैं और कोलिजन हो रहा है देन दैट कोलिजन विल बी इलास्टिक कोलिजन ओनली। ये बात भी हमको याद रखनी है। क्यों, आप समझते हैं ऐसा क्यों। देखिए वो क्या रहा है, जब आपका इन इलास्टिक कोलिजन होता है तो मैंने क्या कहा था कि काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व। काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व मतलब आपको वहां पे क्या देखने को मिलेगा, आपको वहां पे एनर्जी लॉस देखने को मिलेगा, क्योंकि पहले ही काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है, बाकी क्या होती है, कम होती है। तो देयर विल बी एनर्जी लॉस। अगर वहां पे एनर्जी लॉस हो रहा है तो वहां पे डिफॉर्मेशन हो रहा है, या फिर मैं कह सकता हूँ कि वहां पे क्या हो रहा है आपका, वहां पे आपका फ्रिक्शन काम कर रहा है। और फ्रिक्शन इज अ टाइप ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब जब भी एनर्जी का लॉस होता है वहां पर हमेशा क्या होगा आपका, एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स काम करेगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स काम करेगा। और अगर इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, देयर इज नो एनर्जी लॉस, देयर इज नो एनर्जी लॉस, इसका मतलब वहां फोर्स कैसा होगा, कंजर्वेटिव होगा, इसका मतलब वहां पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन की जा सकती है। तो इसका आंसर अगर आपको करना होगा तो आप सिंपली लिखोगे कि आप यहाँ पे बोलोगे कि सिंस पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड, अगर आप पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हो, दिस मींस योर फोर्स इज, दिस मींस द फोर्स इज, दिस मींस द फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर। वहां पे जो भी आपके फोर्सेस हैं वो कैसे हैं आपके, दे आर कंजर्वेटिव इन नेचर, एंड सिंस द फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर देयर विल बी, देयर विल बी नो एनर्जी लॉस, there will be no energy loss, and since there is no energy loss this means that the collision is elastic collision, elastic collision। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया बेटा ये?
जी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पावर पे होगा। देखिए बोल रहा है आपका कि अ बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट, इट अंडरगोस वन डायमेंशनल मोशन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। हाँ, it undergoes one dimensional motion with constant acceleration. The power delivered to it at time t। एक और बात याद रखेंगे अपन कि इनिशियल वेलोसिटी क्या देख के यू उसने जीरो दे रखा है, इसने बोल रखा है कि एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। याद रखेंगे एक्सेलरेशन कांस्टेंट देने का मतलब क्या होता है, आपके पास में इक्वेशंस ऑफ मोशन है। ये सारी चीजें समझना कि हम पहले देख चुके हैं और बचपन में पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन होती है जो आपने बचपन में पढ़ी भी है, अभी भी पढ़ी है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी होती है आपकी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी होती है आपकी वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। एक बात हमेशा याद रखेंगे अपन कि ये जो तीनों इक्वेशंस है दे आर वैलिड ओनली व्हेन योर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। योर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तो कहीं भी अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात करें तो ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि हम वो इस इक्वेशन को यूज करने की परमिशन आपको दे रहा है। अब आपसे बोला कि जो पावर डिलीवर्ड है वो टाइम पे किस तरह डिपेंड करेगी, टी स्क्वायर पे, टी पावर 3/2 पे, या टी पे, या टी। ये इस तरह के सिंपल सिंपल क्वेश्चन नीट में भी देखे गए हैं कई बार, तो अपन देखते हैं। देखिए तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे यू की वैल्यू जीरो है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और आपसे बोल रहा है पावर कितनी खर्च होगी वहां पे। तो देखो पावर का फॉर्मूला हम सब जानते हैं, पावर का फॉर्मूला होता है आपका वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम होता है, ठीक है। और हम ये भी जानते हैं कि वर्क क्या होता है, एफ इंटू एस होता है बाय टाइम, ठीक है। अगर एफ इंटू एस होता है, अब सुनेंगे सवाल, हम थोड़ा ध्यान देंगे। एस की अगर हम बात करते हैं तो क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम ये वाली इक्वेशन को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इस वाली इक्वेशन को अगर हम यूज करते हैं बेटा, तो यहाँ पे एस यू की वैल्यू जीरो है तो एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर ही निकल के आ जाएगा बस। क्यों? क्योंकि यू क्या है आपका जीरो है, तो ये टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर निकल के आ जाएगा। जब एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर निकल के आ जाएगा तो यहाँ पे आप पुट कर दोगे इस वैल्यू को, तो पी इज इक्वल टू एफ इंटू एस की जगह पे वैल्यू क्या पुट कर दोगे। अच्छा एक और बात, अभी एफ भी क्या होता है आपका, एफ होता है बेटा एम ए, एफ होता है एम। तो मैं नेट जो फॉर्मूला है आपका उसको इस तरह से लिखता हूँ कि पावर इज इक्वल टू एम इंटू ए इंटू एस अपॉन टी, ये लिख सकता हूँ। अब एम तो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, एम हमेशा कांस्टेंट होता है, तो एम को हम छेड़ेंगे नहीं। ए क्या होता है, एक्सेलरेशन, ठीक है। ए क्या होता है आपका एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन को भी छेड़ेंगे क्योंकि वो भी कांस्टेंट दे रखा है आपको यहाँ पे, ठीक है, कांस्टेंट दे रखा है। चलिए बहुत अच्छी बात है। और एस को हम लिख सकते हैं आपका हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि यू की वैल्यू जीरो है बाय टी। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, ए से ये मल्टीप्लाई होता है हाफ एम ए स्क्वायर टी बन जाएगा। तो पावर विल कम आउट टू बी हाफ एम ए स्क्वायर टी। कभी कभी एग्जाम में आपसे ये चीज भी पूछ सकता है, तो ऐसा नहीं कि ये एग्जाम में पूछा जाएगा, एग्जाम में ये भी पूछ सकता है। आपसे बोला प्रपोर्शनल किसके, तो आप बोलोगे सर ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो पावर विल बी प्रोपोर्शनल टू टाइम की पावर वन। कोई पावर नहीं, टाइम की पावर क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड आपका आंसर। समझ में आया कि नहीं आया, बताइए क्वेश्चन जल्दी से। सर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 6.10 पे, विच इज a body is moving unidirectionally under the influence of a source of constant power, its displacement in time t is proportional to। अच्छा तो बोल रहा है कि आपका इस बार कोई बॉडी मूव कर रही है और उसका पावर क्या है, कांस्टेंट है। इस बार आपको पावर क्या दे दी बेटा, उसने कांस्टेंट दे दी, ठीक है, और मूव भी कर रही है। देखेंगे पावर दे दी आपको कांस्टेंट, ठीक है, और कांस्टेंट दे दी, लेकिन पावर का और डिस्प्लेसमेंट पूछा है आपसे, मतलब मुझे कुछ वेलोसिटी का फॉर्मूला लेके आना है यहाँ से। तो पावर का फॉर्मूला अपन पढ़ चुके हैं, पावर का फॉर्मूला एफ वी होता है। ये फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने, याद है, एफ वी। जी। नहीं याद है तो कोई बात नहीं, इसको हम बहुत एक स्टेप में डिराइव भी कर सकते हैं बड़े इजीली। पावर होता है आपका एफ, सॉरी, पावर होता है आपका वर्क अपॉन टाइम, वर्क होता है आपका एफ एस अपॉन टी, एस को एस अपॉन टी होता है वेलोसिटी, तो एफ इन डॉट वी भी निकल के आ जाएगा यहाँ से, एक ही बात है, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि जो फोर्स होता है वो क्या होता है आपका एम इंटू ए होता है, फोर्स होता है एम इंटू ए, और ये हो गया आपका वी हो गया, ठीक है। अब हम जानते हैं कि एम इंटू ए को मैं लिख सकता हूँ आपका डी वी बाय डी टी लिख सकता हूँ। थोड़ा ध्यान देना, अच्छा क्वेश्चन है ये, इस तरह क्वेश्चन आईआईटी और उसमें भी पूछे गए हैं नीट में, इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है काफी है। यहाँ से डीवी बाय अपॉन डी टी इंटू वी लिख सकता हूँ यहाँ से। अब हम थोड़ा सा अगर ध्यान दें यहाँ पे, थोड़ा सा अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो मैं बोल सकता हूँ कि मैं पावर तो कांस्टेंट है तो मैं वी डीवी वाला पार्ट यहाँ छोड़ देता हूँ, बाकी सारा पार्ट वहां लेके चले जाता हूँ, तो वहां पे आ जाएगा आपका पी अपॉन एम इंटू डी टी। कोई परेशानी तो नहीं इस स्टेप में? नहीं। ठीक है,
तो अगर मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगाता हूँ और इंटीग्रेट करने की कोशिश करता हूँ इसको। तो जब मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 0 से, थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन अब आप बाद में पढ़ोगे, बस अभी आप सुन लो। 0 से v तक मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन मैंने आपको पढ़ाया ही था। 0 से t, इसको जब इंटीग्रेट करता हूँ तो इंटीग्रेट का मैं तरीका क्या बताता कि x, अगर x की पावर n को अगर इंटीग्रेट करना है तो इसका इंटीग्रेशन क्या निकल के आएगा आपका, इसका इंटीग्रेशन निकल के आएगा आपका x की पावर को 1 बढ़ा दो और डिवाइडेड बाय उसी से डिवाइड कर दो, उसी पावर, नई पावर से। ये तो इसको हम करते हैं तो ये निकल के आएगा v²/2 इज इक्वल टू, आपका यहाँ पे निकल के आ जाएगा p/m। ये तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे जब कांस्टेंट का, या फिर मैं अब बोल दूं कोई कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आपको इंटीग्रेशन करना है तो कांस्टेंट का कुछ नहीं होता, बस यहाँ पे x आ जाता है, क्योंकि आपकी x की पावर 0 है तो उसकी एक पावर मैंने बढ़ा दी। तो इस तरह से हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो p की पावर m इंटू टी आ जाएगा यहाँ से। चलिए, बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो v²/2 आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से v क्या निकल के आ जाएगा, v निकल के आ जाएगा आपका ये आ जाएगा 2p/m रूट टी। यहाँ पे भी आ जाएगा आपका रूट टी, मैंने थोड़ा अलग लिख रहा हूँ जानबूझ के। अब मैं क्या बोलता हूँ इसको, मैं इस वाली चीज को कांस्टेंट बोल देता हूँ, ये कांस्टेंट ही है। लेट्स से कि मेरा क्या है, ये मेरा कुछ लेट्स से मेरा कुछ के है, ये जो के मान लेता हूँ, तो मेरा जो v निकल के आ जाएगा वो निकल के आ जाएगा मेरा v इज इक्वल टू के रूट टी। चलिए, पर मुझसे वेलोसिटी के बारे में नहीं पूछा गया, मुझे सवाल में डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूछा गया। अब मैं जानता हूँ कि मैं v को क्या लिख सकता हूँ, आपका ds/dt इज इक्वल टू के रूट टी। ठीक है, इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ से आपका ds इज इक्वल टू के रूट टी डी टी आ जाएगा। अब इस तरफ भी मैं दो तरफ क्या करूंगा, इंटीग्रेशन करूंगा। ठीक है, यहाँ पे 0 से t तक करूंगा और यहाँ पे 0 से लेके s तक करूंगा। थोड़ा सा इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन है ये, मेरे ख्याल से शायद आपको, शायद आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, आपको आपके टीचर ने जब क्लास में करवाए होंगे क्वेश्चन तो शायद ये वाला क्वेश्चन स्किप करवाया होगा शायद। ठीक है, तो ये s यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो s इज इक्वल टू, यहाँ पे t की पावर क्या है, t की पावर 1/2 है, तो उसमें 1 ऐड करेंगे तो t की पावर 3/2 आएगा और डिवाइड बाय 3/2 कर देंगे इंटीग्रेशन करने के बाद में। बाकी तो कांस्टेंट है, तो k डिवाइडेड बाय 3/2 और यहाँ पे आ जाएगा t की पावर 3/2। दिस विल बी योर एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट। ये जो आपकी एक्सप्रेशन निकल के आई है बेटा, वो है किसकी, डिस्प्लेसमेंट की एक्सप्रेशन निकल के आ गई आपकी। आप आपसे सवाल में अगर हम बात करें, सवाल में आपसे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ही पूछा गया था, डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टी इज प्रोपोर्शनल टू टाइम का क्या फैक्टर है। तो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे कि सर यहाँ पे आपका बात करें तो यहाँ पे एस, ये तो क्या है, ये पूरा कांस्टेंट है, ये तो पूरा कांस्टेंट है। जब ये तो कांस्टेंट है आपका, तो बाकी हम क्या पूछते हैं यहाँ पे, एस क्या है आपका, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 3/2। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। तो टी की पावर 3/2 आपका ऑप्शन नंबर सी है। तो समझ में आया कि नहीं आया, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है क्योंकि थोड़ा सा मैथमेटिक्स और इंटेग्रेशन का इसमें इस्तेमाल है, लेकिन इस तरह के एग्जाम, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम आईआईटी नीट में पूछे गए हैं कई बार, आगे पूछे ऐसे तो कोई बड़ी बात नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया, बस थोड़ा बहुत आया। आपको थोड़ी बहुत तो जो तकलीफ हो रही होगी ना बेटा इस चैप्टर में, मतलब इस क्वेश्चन में, वो पर्टिकुलरली किसी भी बच्चे को अगर प्रॉब्लम होगी इस क्वेश्चन में तो वो होगी इंटीग्रेशन में बस। बाकी इस क्वेश्चन में कुछ और खास है नहीं। ठीक है, बाकी तो अपन ने सिर्फ इंटीग्रेशन किया 2 बार और क्वेश्चन, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपना है 6.11 पे आ गए अपन। चलिए 6.11 क्वेश्चन को अगर हम पढ़ते हैं तो लिखा है आपका, अ बॉडी कंस्ट्रेन टू मूव अलोंग द जेड एक्सिस, सिर्फ जेड में जा रही है। इसका मतलब है कि वेलोसिटी हो चाहे डिस्प्लेसमेंट हो चाहे उसका एक्सेलरेशन हो, दीज आर इन जेड डायरेक्शन ओनली, उनका एक्स और वाई में कोई मतलब नहीं है। इज सब्जेक्ट टू अ कांस्टेंट फोर्स, फोर्स आपको ये दे रखा है। ठीक है, बाकी तो हमें पता ही है आई जे के कैप आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स वाई जेड एक्सिस ऑफ द सिस्टम रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन मूविंग द बॉडी अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर अलोंग द जेड एक्सिस। अब सुनो, उसने बोल रखा है कि डिस्टेंस कितना मूव कर रही है बॉडी। अब हम जेड एक्सिस को, हम जानते हैं कि जेड एक्सिस को बेटा हम के कैप से दर्शाते हैं उसकी डायरेक्शन को। उसने बोला है कि बॉडी मूव्स 4 मीटर इन जेड डायरेक्शन, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा आपका 4 है, और किस डायरेक्शन में आपका, के कैप डायरेक्शन में। दिस विल बी योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दिस विल बी योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। चलिए ठीक है, अगर हम बात करें फोर्स, उसने आपको दे रखा है एफ इज इक्वल टू -i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये आपको दे रखा है न्यूटन में। ठीक है,
तो अब बोला कि वर्क कितना होगा, तो हम जानते हैं सिंपली वर्क क्या होता है आपका, इट इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आपका फॉर्मूला क्या हो गया, एफ डॉट एस। बस आपको इन दोनों के बीच में क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है। तो जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसमें क्या लिखता हूँ, जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस फोर के कैप। जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, आपका कुछ नहीं, आई वाले को आई के साथ में वाले प्लस जे वाले को जे के साथ में प्लस के वाले को के साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो भी स्केलर फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या होगा, जीरो इंटू -1 प्लस जीरो इंटू टू प्लस 4 इंटू 3। तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 12 जूल। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। बस स्केलर प्रोडक्ट जिसको भी आता है वो बच्चा इसको आराम से क्वेश्चन कर सकता है, कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6.12, एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर डिटेक्टेड इन कॉस्मिक रे एक्सपेरिमेंट। फालतू का क्वेश्चन है, सिर्फ फालतू की कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है। इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि इसमें आपको बिना कैलकुलेटर के क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया जाएगा, लेकिन हम करेंगे। एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर डिटेक्टेड इन कॉस्मिक रे एक्सपेरिमेंट, द फर्स्ट विद काइनेटिक एनर्जी 10 केवी के। ये जो ईवी होता है इसका मतलब होता है आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये जो होता है आपका, ये आपकी इट इज यूनिट ऑफ एनर्जी। बहुत छोटी यूनिट ऑफ एनर्जी। जब चार्ज की हमें एनर्जी शो करनी होती है तो हम इसको इस यूनिट से शो करते हैं, यूनिट ऑफ एनर्जी। और हमें पता होना चाहिए कि 1 EV इज इक्वल टू कितना होता है, इट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। बहुत छोटी यूनिट होती है लेकिन काफी ज्यादा इस्तेमाल होगी ये न्यूक्लियर एनर्जी में जाके, या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम जाके पढ़ेंगे। आपकी ये एनर्जी आपकी केमिस्ट्री में भी आती है और काफी इंपॉर्टेंट है। तो सही आपको दे ही रखी है, मैंने ऐसे बता दिया, अच्छी बहुत अच्छी बात है। इलेक्ट्रॉन का मास दे रखा है, प्रोटॉन का मास दे रखा है, चलो ये तो और भी अच्छी बात है। अब इस सवाल में बोल रखा है आपका कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो इतनी है, प्रोटॉन की जो एनर्जी है वो इतनी है, ठीक है। विच इज फास्टर, द इलेक्ट्रॉन और द प्रोटॉन। बोला कि इनमें से फास्टर कौन सा है। साफ सीधी बात है, एनर्जी जो आपको स्पीड के टर्म्स में देते हैं, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा, फास्टर है या स्लोअर है ये पता लगाने के लिए हमें इसकी स्पीड पता करनी पड़ेगी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv² होता है। अब आप कुछ नहीं करना, पहले काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। तो उसको मैं हाफ MEV² लिख देता हूँ। तो यहाँ से आपका, चलो एक काम करते हैं, ये सब क्यों लिखें, हम सीधे जनरल फॉर्मूला बना देते हैं यहाँ से। हमें अगर बेटा वेलोसिटी निकालनी है, यहाँ से, तो मैं सिंपल v² इज इक्वल टू 2 into ke/m लिख सकता हूँ यहाँ से। तो यहाँ से v क्या निकल के आ जाएगा आपका, इट विल कम आउट टू बी √2 into ke/m। ये एक जनरल फॉर्मूला है, जब भी आपको काइनेटिक एनर्जी दी जाए यू कैन फाइंड द वेलोसिटी और स्पीड बाय दिस फॉर्मूला। अगर इस सवाल की पर्टिकुलरली अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आपके दो अलग अलग केसेस दे रखे हैं। एक में आपको वेलोसिटी निकालनी है इलेक्ट्रॉन की, और एक केस में आपको वेलोसिटी निकालनी है आपको प्रोटॉन की। तो जब हम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो हम यहाँ पे फॉर्मूला सीधे से रखेंगे कि √2ke इलेक्ट्रॉन जो भी आपको दे रखा है डिवाइडेड बाय आपका m ऑफ इलेक्ट्रॉन। बस ध्यान क्या रखना है, हमको ध्यान ये रखना है कि हमको सारी चीजें ऐसा यूनिट में रखनी है। तो के काइनेटिक एनर्जी जितनी भी दे रखी है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 से। तो आपको जो काइनेटिक एनर्जी बेटा दे रखी है इलेक्ट्रॉन की वो है 10 किलो EV। किलो का मतलब 10⁻³ सेकंड, उसके आगे 2 भी मल्टीप्लाई करना है। चलिए तो यहाँ पे हो गया 2 into 10 किलो, किलो का मतलब 10⁻³ इंटू ईवी, ईवी का मतलब है जूल में करेंगे तो 1.6 × 10⁻19 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दे रखा है 9.11 दे रखा है, 9.11 इंटू 10⁻31। बस अब आपको कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है, और कुछ नहीं, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है। आप यहाँ से वीई की वैल्यू निकाल सकते हो। मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा इस क्वेश्चन करने का। अगर ऑब्जेक्टिव में अगर ये क्वेश्चन आ गया बेटा तो इस क्वेश्चन कैसे करना है मैं आपको ये भी बताऊंगा, लेकिन सब्जेक्टिव तरीका ये हो गया। सिमिलरली मैं अगर वी पी यानी वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन निकालना चाहता हूँ, ठीक, तो वहां पे क्या लिखूंगा मैं, √2 into काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय m ऑफ प्रोटॉन। तो ये क्या हो जाएगा, √2 इंटू आपको दे रखा 100 यानी 100 किलो यानी 10⁻³ इंटू
1.6 इंटू 10⁻⁻19। कैलकुलेटर का इस्तेमाल इसमें भी करना पड़ेगा आपको। डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन है आपका बेटा 1.67 इंटू 10⁻⁻27। इस वैल्यू को सॉल्व करोगे आप वीपी निकाल लोगे, फिर बस कुछ नहीं, कैलकुलेटर से सॉल्व करने के बाद जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो आपको पता लग जाएगा कौन किसकी वेलोसिटी ज्यादा है और किसकी वेलोसिटी कम है। लेकिन ये बेटा हो जाएगा बहुत घटिया तरीका, ये क्या हो जाएगा, बहुत ही घटिया तरीका। क्यों घटिया तरीका? ऑब्वियसली यार इसमें आपको कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर मैं आपसे ऑप्शन पूछूं कि मुझे ये पता करना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में वैल्यू वी वेलोसिटी की वैल्यू निकालने के लिए बोला नहीं गया, आपको सिर्फ कंपैरिजन पूछा है कौन ज्यादा तेज होगा, तो मैं क्यों करूं इस तरीके से इतने लंबे तरीके। तो दूसरा तरीका भी अपनाया जा सकता है, कुछ देखते हैं कौन सा तरीका होता है। देखिए, तो मैं इसको दूसरे तरीके से कर रहा हूँ, अल्टा तरीके से। तो ये तो आपको तब भी करना पड़ेगा, तो जनरल मेथड है। तो यहाँ से मैं काम करता हूँ, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जब लिखता हूँ तो इसको मैं क्या लिख पाऊंगा आपका 2 ke इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली जब मैं वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 ke ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन। अब मैं एक काम करता हूं, मैं जानबूझ के आपका वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन करता हूं। जब मैं ऐसा करता हूं तो टोटल तो रूट आ जाएगा, अं, अंदर जो भी सेम चीज होगी कट जाएगी, तो 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, के ई इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय के ई प्रोटॉन, और नीचे यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन आएगा, तो मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आपका एक कंपैरेटिव फॉर्मूला बन जाएगा। इसमें अगर मैं वैल्यू डालूं तो मैं थोड़ा जल्दी सॉल्व कर सकता हूँ। देखिए, अब मैं बोलता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी की आप यूनिट के बारे में चिंता करने की आपको जरूरत ही नहीं, कोई यूनिट की चिंता करने की जरूरत नहीं, बिना यूनिट निकाले भी आप आंसर निकाल सकते हो, ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखी है 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आप काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन दे रखी है आपको 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस ऐसे रख दिया आपने। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दे रख, मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.767 इंटू 10⁻27 डिवाइडेड बाय, ये होता है आपका 10 इंटू, सॉरी 10 नहीं, 10 तो आएगा भी, 9.11 इंटू 10⁻⁻11। अब थोड़ा ध्यान देंगे, माइनस, सॉरी 31 ये हो गया। यहाँ से इसको काटेंगे तो 10 बनेगा, तो वीई अपॉन वीपी क्या निकल के आएगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो ये निकल के आएगा यहाँ ऊपर तो क्या है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 है, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है 10 मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो ये आपका आ जाएगा 9.11 इंटू 10⁻⁻30 आ जाएगा। अब आप खुद देख सकते हो, कि कैसे कितना इजीली कंपेयर कर सकते हैं हम यहाँ पे। देखो यहाँ पर ये तो दोनों नंबर बहुत छोटे हैं, ठीक है, इसमें तो कोई ज्यादा फर्क नहीं है। सारी बात आ रही है यहाँ पे, ये 10⁻⁻37 और 10⁻⁻30, जब इनको आपस में काटते हैं तो ऊपर निकल के आएगा 10⁻3 निकल के आ जाएगा, और यहाँ पर अगर मैं इसको काटूंगा तो नीचे ज्यादा से ज्यादा 9 निकल के आ जाएगा। तो ये कुछ ऐसा निकल के आएगा √1000/9, इट विल कम आउट टू बी √1000/9, जो कि ऑब्वियसली क्या होगा 1 से बहुत बड़ा नंबर है, जो कि क्या होगा 1 से बहुत, इसकी वैल्यू लगभग आपकी 13-14 के आसपास आएगी सॉल्व करने के बाद, पर आपको उससे मतलब नहीं है। तो यहाँ से क्या मेरा निकल के आया, यहाँ से मेरा निकल के आता है कि वीई अपॉन वीपी क्या है मेरा, इट इज ग्रेटर देन 1, which means ve is greater than vp, hence I can say कि electron is moving faster than proton। बेटा समझ में आया कि नहीं आया मेथड? इसमें आपको जी कोई आया। कोई कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना है, कुछ नहीं करना है आपको, और यू कैन इजीली फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था ये, मतलब ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना अभी, तो मैंने ये पाया कि क्वेश्चन थोड़े से अच्छे हैं, मतलब इनको अगर आप सब्जेक्टिव अप्रोच से जाना चाहते हो तो ये बहुत बड़े हो जाएंगे, लेकिन अगर आप ऑब्जेक्टिव अप्रोच से जाना चाहते हो तो बहुत इजीली कर सकते हो। और इस तरह क्वेश्चन आईआईटी नीट में कहीं पूछ ले या ओलंपियाड में कहीं पूछ ले तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। ठीक है, वो फिर यूनिफॉर्म स्पीड देयर आफ्टर, उसके बाद वो यूनिफॉर्म स्पीड जाती है। ठीक है, व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशन फोर्स ऑन द ड्रॉप इफ इन द फर्स्ट एंड सेकंड हाफ ऑफ इट जर्नी, व्हाट इज द वर्क done by the resistive force on the entire journey if its speed is on reaching the ground। अब सुनेंगे, देखिए, तो एक रेन ड्रॉप है, इसको मैंने ड्रॉप किया, ड्रॉप करने के बाद क्या होती है, जब वो अपने आधी हाइट तक, तो उसका क्या होता है आधी हाइट तक, तो ये होता है कि वो आपकी डेसिलरेट कर रही है, वो आपकी रिटार्ड कर रही है। क्यों? क्योंकि उस पे आपका, उस ड्रॉप पे आपका एमजी भी काम कर रहा है, और उस ड्रॉप पे आपका क्या कर रहा है, आपका विस्कस फोर्स या रेजिस्टेंस फोर्स ड्यू टू
एयर रेजिस्टेंस वो भी काम कर रहा है, दोनों काम कर रहे हैं। और ऑब्वियसली आपको विस्कस फोर्स ज्यादा है mg से, इससे क्या कर रही है वो रिटार्ड कर रही है, बॉडी आपकी नीचे जा रही है, वेलोसिटी कहाँ है नीचे है, लेकिन उसके ऊपर जो नेट फोर्स है वो कहाँ है आपका ऊपर की तरफ है आपका, ठीक है। तो वो इस वजह से क्या करती है आपकी रिटार्ड करती है, ठीक है। लेकिन लेकिन उसके बाद क्या होता है आपका, उसके बाद वो आपका जब उसके बाद नीचे जब आ रही है यहाँ पर आफ्टर सेकेंड, इन सेकेंड हाफ, इन सेकेंड हाफ में क्या हो रहा है कि जब वो नीचे आ रही है तो उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। और उस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। अब एक पहले बात की समझते हैं टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है। देखिए पहले ये समझ लेते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है। ये शब्द आपका फिजिक्स में कई बार आएगा, हम इस शब्द को फ्लूइड में वापस पढ़ेंगे स्टोक्स थ्योरम में। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, व्हेन अ बॉडी इज अंडर द एक्शन ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट फोर्सेस, जब कोई बॉडी आपकी बहुत सारे फोर्सेस के अंडर एक्शन होती है, तो एक जब उसमें खास बात क्या होती है कि कुछ फोर्स ऊपर लग रहे होते हैं और कुछ फोर्स नीचे लग रहे होते हैं, और बॉडी आपका चल रही होती है। बॉडी आपकी कैसे हो रही है, चल रही होती है, नीचे गिर रही है चाहे ऊपर गिर रही है, कुछ भी हो रहा है, अंडर द सेवरल फोर्सेस, और ऐसे चलती रहती है। एक टाइम ये जो होते हैं ये वेरिएबल फोर्स है सर, मतलब आपका एक ना एक फोर्स वेलोसिटी पे भी डिपेंड करेगा। उस टाइम पे एक ऐसा टाइम आता है आफ्टर सम टाइम, एक ऐसा टाइम आता है जिसके बाद क्या होता है ना, कि जिसके बाद आपका F1 की वैल्यू और F2 की वैल्यू क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है, ठीक है। F2 नीचे लग रहा है, ठीक है, बराबर। तो उस टाइम पे क्या होगा, एफ नेट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। एफ नेट अगर जीरो हो गया तो एम ए क्या हो गया, जीरो हो गया। तो एक्सलेशन क्या हो गया, जीरो हो गया। तो उस टाइम पे वेलोसिटी क्या हो गई आपकी, कांस्टेंट हो गई। तो टर्मिनल वेलोसिटी एक तरह की कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, जो कि तब हासिल की जाती है व्हेन नंबर ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड दे बिकम इक्वल। जब आपके बहुत सारे फोर्स एक बॉडी पे लग रहे हैं कुछ टाइम के बाद देयर वैल्यू बिकम्स इक्वल, एंड at that time velocity, a constant velocity is attained by the body, that velocity is known as terminal velocity। अभी के लिए आपको इतना ही समझना काम है। तो वही आपको यहाँ पर समझा रखा है कि एक ड्रॉप है जो ऊपर से जब गिरती है तो पहले तो उसमें विस्कस फोर्स भी लग रहा है और mg फोर्स भी लग रहा है, यानी ग्रेविटी, ये ग्रेविटेशन फोर्स है आपका। लेकिन कुछ टाइम के बाद यानी h/2 डिस्टेंस कवर करने के बाद उसकी वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी हो जाती है या कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाती है, ठीक है। ये बोल दिया उसने। अब उसने बोला है कि पहले हाफ में बताइए कि कितना उस पर काम किया है आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स ने, और दूसरे हाफ में कितना काम किया है ग्रेविटेशनल फोर्स ने। चलिए, बाद में उसने ये भी बोला है कि व्हाट इज द वर्क डन बाय द रेजिस्टेंस फोर्स इन द एंटायर जर्नी इफ इट्स स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड इज 10 बोल रहा है कि जब वो ग्राउंड पे पहुंचता है तो उसकी स्पीड क्या है, 10 मीटर पर सेकंड है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसकी, मतलब उस पूरे जर्नी के दौरान जब ये नीचे पहुंचा है लास्ट पॉइंट पर ग्राउंड पे, तो इसकी वेलोसिटी क्या है, 10 मीटर पर सेकंड है। अब ये सवाल आपसे पूछा गया है कि फाइंड आउट द वर्क डन इन द एंटायर जर्नी बाय द एयर रेजिस्टेंस। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अब देखिए, यहाँ बात करते हैं क्वेश्चन की, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आपको रेडियस दे रखा है, ठीक है, वो सेम है आपका, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, आपका रेडियस दे रखा है, थोड़ा सा बोल्ड कर लेता हूँ मैं। आपको रेडियस दे रखा है वो विच इज 2 mm, और इसको अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो ये 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मीटर में चेंज कर जाएगा। हम इस दोनों हाफ को एच एच ले लेते हैं। टोटल हमने कैपिटल एच ले रखा था, दोनों हाफ को हम आधा आधा कर रहे हैं तो एच एच ले लेते हैं। तो फॉर बोथ हाफ एच की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, h/2 विच इज 500/2, यानी विच इज 250 मीटर। और ये दोनों हाफ के लिए क्या है, सेम है, सेम फॉर बोथ हाफ, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए डेंसिटी ऑफ वाटर। हम डेंसिटी ऑफ वाटर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे मास निकालना है। तो डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो गई। हमें मास ऑफ रेन ड्रॉप दे नहीं रखा है, क्योंकि हमें बेटा mg लगाना है ना, m तो पता होना चाहिए, तो हमें m दे नहीं रखा, तो हमें m निकालना पड़ेगा यूजिंग डेंसिटी, ठीक है। तो डेंसिटी अपनी ये हो गई। तो वॉल्यूम क्या होता है, ड्रॉप है तो सर स्फेरिकल होगी, तो स्फेरिकल का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 πr क्यूब, ये आपका स्फेयर का वॉल्यूम होता है। तो यहाँ से मास ऑफ रेन ड्रॉप निकल के आ जाएगा, मास ऑफ ड्रॉप है वो निकल के आ जाएगा यहाँ से, एंड इट विल कम आउट टू बी m इज इक्वल टू आपका विच इज रो इनटू वॉल्यूम। जब रो इनटू वॉल्यूम करोगे तो आप क्या करोगे, यहाँ पे रो कितना है आपका 1000 है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई इंटू आर का क्यूब। इस क्वेश्चन में बेटा आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, अच्छी खासी पड़ेगी।
तो मैं आपको सीधे सीधे आंसर बताऊंगा, आप अपने हिसाब से उसको घर पे एक बार कैलकुलेट कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, इसकी वैल्यू निकल के आएगी आपकी, इट विल कम आउट टू बी अराउंड 32 पाई बाय 3। आप सॉल्व करोगे तो बड़ा इजी आ जाएगा। यहाँ से आएगा 2 इंटू 2 यानी 8, 8 4 32, 32 डिवाइड बाई 3 इंटू 10⁻⁹ इंटू 10⁻3 यानी आपका 10⁻⁻6 आ जाएगा। तो ये आपका निकल के आएगा कुछ 32/3 पाई इंटू 10⁻⁻6 ये निकल के आएगा मास। आगे अगर हम बात करें इसकी, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7 या 3.14। तो आप देखोगे 3 इंटू 3.14 लगभग बराबर है आपका। तो इसकी वैल्यू कुछ कुछ इतनी निकल के आएगी। एक काम करते हैं, इसको इतना ही पुट करें, इसकी वैल्यू को बाद में निकाल लेंगे, अभी एम निकाल लेते हैं। अब आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या हो जाएगा, ग्रेविटी फोर्स जो है वो होता है, हम सब जानते हैं ग्रेविटी फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है आपका, इसको mg मानते हैं हम। तो mg क्या हो जाएगा 32 पाई बाई 3 इंटू 10⁻⁻6। और क्वेश्चन में बोल रखा है कि g की वैल्यू आपको 10 लेनी है बस। अब तो ठीक है, अब इसको आप कैलकुलेटर से आप सॉल्व कर सकते हो। तो लगभग ये आप 10 लेना, आप 9 ले लो, उसको फर्क पड़ेगा नहीं, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो इट विल कम आउट टू भी अराउंड 0.08 के आसपास कुछ निकल के आएगा, या 0.09 के आसपास निकल के आ जाएगा, 0.82 जूल। मैं एक काम करता हूँ, आपकी जी की वैल्यू मैं 9.8 लेके सॉल्व करता हूँ, आप 10 लेके सॉल्व करोगे उसको फर्क पड़ेगा नहीं। ये हो गया। अब सवाल ये है कि फॉर द एंटायर जर्नी की अगर हम बात करें, ठीक है, वर्क डन ड्यूरिंग ईच हाफ, तो क्योंकि आपके दोनों हाइट सेम है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, ठीक है, इन बोथ हाफ विल बी सेम। क्योंकि आपकी विल बी सेम, क्योंकि आपका ग्रेविटी फोर्स क्या होता है, एक तरह का एक तरह कंजर्वेटिव फोर्स होता है, तो आप उसको पोटेंशियल एनर्जी से भी निकाल सकते हो। तो ड्यूरिंग आप उसको पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो, तो वो कितनी हो जाएगी mgh, जो आपने h यहाँ पे लिया था वही वाला। बस कुछ नहीं करना, आपको mg पता है कितना है, mg तो आपने यहाँ निकाल लिया, ये रहा mg, इंटू h आपने लिख रखा है ऊपर 250 मीटर। बस आपको उससे मल्टीप्लाई करना है एंड यू विल गेट योर आंसर। बस मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकाल देंगे। तो इट विल कम आउट टू बी, एक सेकंड सॉरी गलती हो गई, ये नहीं है आपका, ये तो मुझे निकालना ही नहीं था। इसका आंसर निकल के आता है 0.082। जब मैंने इसको अलग से सॉल्व किया था, इसका आंसर निकल के आता है 0.082 जूल। दिस विल बी योर वर्क डन, दिस विल बी योर वर्क डन बाय ग्रेविटी। थोड़ा सा दिक्कत ये होगी बच्चों को समझने में, यहाँ पे समझ में प्रॉब्लम आती है कि सर आपने इसको पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्यों रख दिया, और ये दोनों हाफ में बराबर क्यों होगा। तो सुनिए, क्योंकि आपका तो बेटा ग्रेविटी फोर्स होता है, ग्रेविटी जो फोर्स होता है ना, वो एक तरह की क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। और हम जानते हैं कि वर्क डन बाय एनी कंजर्वेटिव फोर्स कैन बी रिटन एस माइनस डेल्टा यू, या फिर हम सिंपल अगर पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में लिख रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं इसको। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh होता है। तो दोनों केस में आपका h बराबर है, m बराबर है, g बराबर है, तो आपका दोनों केस में वर्क बाय mg भी क्या होगा, बराबर होगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब सवाल ये निकल के आता है कि हम कैसे निकालेंगे इसका आंसर फॉर द वर्क डन। पहले बताओ इतना पार्ट समझ में आया मुझे, जल्दी बताइए, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है ये। आया। अब जो दूसरा पार्ट है उसका, वो ये बोलता है कि एंटायर जर्नी में वर्क डन बाय हम वर्क डन बाय जो रेजिस्टिव फोर्स है या एयर रेजिस्टेंस है या विस्कस फोर्स है, वो कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हम सीधा कोई फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, ठीक है, बिकॉज ये दिस फोर्स रेजिस्टेंस फोर्स इज योर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए आपके पास में कोई पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है। और ना ही आप डायरेक्टली इसको एफ डॉट एस कर सकते, क्योंकि वो आपका चेंज कर रहा है, आपको पता नहीं फोर्स कांस्टेंट है कि चेंज कर रहा है। तो इसके लिए हमें कुछ और दिमाग लगाना पड़ेगा। अब वो दिमाग क्या लगाते हैं अपन, तो उसके लिए हम लगाते हैं दिमाग आपका वर्क एनर्जी थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाय या फिर वर्क डन नेट इज इक्वल टू आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। चलिए, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ वर्क डन बाय एम जी प्लस वर्क डन बाय रेजिस्टेंस फोर्स को मैं आर एफ बोलता हूँ, रेजिस्टेंस फोर्स को मैं शॉर्ट में इसको मैं आर एफ बोल रहा हूँ। रेजिस्टेंस फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब बस मुझे वैल्यू रखनी है उसमें। काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या हो जाएगी, हाफ एम बी स्क्वायर माइनस काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर। अब सुनेंगे, क्योंकि इस केस में आपके मैंने बॉल को ड्रॉप किया है, और हमेशा याद रखना जब भी शब्द लिखते ना ड्रॉप या रिलीज, इसका मतलब होता है कि वहां की इनिशियल वेलोसिटी क्या आपको लेकर चलनी है,
जीरो लेके चलेंगे। जब भी शब्द आपको फिजिक्स में कहीं भी आपको ड्रॉप शब्द दिखाई दे जाए तो आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि वहां की उसने इनिशियल वेलोसिटी क्या ले ली है, जीरो ले ली है। इसका मतलब ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। तो क्वेश्चन थोड़ा तो सिंपल होगा। अब बस हम वर्क बाय एम जी रखेंगे यहाँ पे, विच वी हैव कैलकुलेटेड इज 0.082 जूल। वर्क डन बाय रेजिस्टेंस फोर्स मुझे निकालना है। अब काइनेटिक एनर्जी फाइनल यानी हाफ, एम की वैल्यू मैंने पिछले पार्ट में निकाली थी, विच वॉज कमिंग आउट टू बी 32/3 इंटू पाई इंटू 10⁻⁻6। ये था आपका मास। इसलिए मास मुझे निकालने की बहुत जरूरत है, क्योंकि मास निकाले बिना आपका आंसर नहीं आएगा। वी मुझे बोल रखा है जब वो ग्राउंड है पहुंचता है तो उसकी स्पीड कितनी हो जाती है, 10, तो यानी 10 का स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना बेटा, आपको इसको बस कैलकुलेट करना है। ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आप इसकी वैल्यू बड़े इजीली निकाल सकते हो। ठीक। अच्छा, एक और गलती इसमें हुई होगी कि यहाँ पे जो वर्क है बाय एम जी है ना, ये जो 0.082 वैल्यू निकल के आई थी, ये तो हर हाफ में थी। मतलब मैंने बोला था ना, इसमें सवाल क्या हो गया, इन बोथ हाफ एम जी का वर्क निकालिए। तो यहाँ पे आपका वर्क था 0.02, यहाँ पे आपका वर्क था 0.082। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा आपका, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है। और जब आप इसको सॉल्व करते हो, इस वाले पार्ट को जब आप सॉल्व करते हो, ये पूरे पार्ट को जब आप सॉल्व करते हो, जब मैंने सॉल्व किया था, तो इस पूरे पार्ट की वैल्यू निकल के आती है 0.0017 निकल के आती है इसकी वैल्यू, 0.0017। हाँ ठीक है। तो यहाँ से जब मैं रेजिस्टेंस फोर्स का वर्क निकालता हूँ तो इट विल कम आउट टू बी 0.0017 माइनस 2 इंटू 0.082, जिसकी वैल्यू बहुत सिंपल आप बताते हो 0.164 होगी। ठीक है। और यहाँ से जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो इसकी वैल्यू बड़ी इजीली आप निकाल सकते हो, इट विल कम आउट टू बी माइनस 0.1623 जूल। दिस विल बी योर आंसर। इस तरह का एक बार एक क्वेश्चन, इस तरह का एक बार एक क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ था, जब मैं अपने टाइम पे आईआईटी की तैयारी कर रहा था। जिस टाइम मेरे तो सेम टू सेम लेवल इस टाइप का एक क्वेश्चन आपका आईआईटी में आया हुआ है। बस थोड़ा सा न्यूमेरिकली क्वेश्चन थोड़ा आसान था। न्यूमेरिकल क्वेश्चन उतना हार्ड नहीं था कि इतने बड़े बड़े न्यूमेरिकल उसमें वैल्यूज नहीं थी कि आपको सॉल्व करने के लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसमें बिना कैलकुलेटर के इस्तेमाल से आपको छोटी छोटी वैल्यूज दी गई थी, पर कंसेप्ट सेम टू सेम था। जल्दी बताइए क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया आपकी। आया सर। क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन और थोड़ा सा कंसेप्ट, कि जब आपको बस याद रखना, किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से जब आपको वर्क निकालना हो तो आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी सोचोगे। किसी भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से जब आपको वर्क निकालना हो तो आपको उस टाइम पे वर्क एनर्जी थ्योरम की हेल्प लेनी पड़ेगी। बस ये इस सवाल का कंसेप्ट है और कुछ नहीं। चलिए, तो बड़ा सा क्वेश्चन अपन ने 6.13 भी सॉल्व कर लिया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 6.14 छोटा सा क्वेश्चन दिख रहा है, देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। A molecule in a gas container hits a horizontal wall with speed 200 meter per second and angle 30 degree. चलिए ठीक है। With the normal and rebounds with the same speed। अरे इस तरह का क्वेश्चन हमने किया है, हमने हमने ऐसे क्वेश्चन उसमें किए थे इम्पल्स निकालने के लिए, जो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा टकरा है। ठीक है। इज द मोमेंटम कंजर्व्ड इन द कोलिजन, इज द कोलिजन इलास्टिक और इनइलास्टिक। अच्छा क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। अब देखिए, पहली बात तो यहाँ पे लिखा है कोलिजन, और हम जानते हैं दुनिया में इन ऑल टाइप्स ऑफ कोलिजन, चाहे कोई भी कोलिजन हो, आपका मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व। मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व। चाहे वो आपका ओब्लिक कोलिजन हो, चाहे 1D कोलिजन हो, चाहे 2D कोलिजन हो, चाहे इलास्टिक हो, चाहे आपका इनइलास्टिक हो, चाहे आपका कंप्लीटली इनइलास्टिक, कुछ भी तरह का आपका अगर वो है कोलिजन है, तो मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व। तो पहला पार्ट का आंसर तो यहाँ से आ गया कि मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व, नो डाउट इन दैट। अब बात ये निकल के आती है कि क्वेश्चन का अगर मैं फिगर बना आपके सामने बना के दूं और मुझे पूछा गया है कि इलास्टिक कोलिजन होगा कि इनइलास्टिक कोलिजन होगा, तो बात यह है कि आपको ना बेटा कोई यहाँ पर आपको स्पीड तो दे रखी है पर मास नहीं दे रखा, और आपको दूसरी बॉडी के बारे में कोई खास जानकारी नहीं है। अब इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन में डिफरेंस क्या होता है, अगर मैं बात करूं इलास्टिक कोलिजन और जो आपको पार्शियली इलास्टिक या सिंपली इन इलास्टिक कोलिजन में एक सबसे बड़ा फर्क क्या है दोनों में। पहली बात तो मोमेंटम क्या होता है आपका, कंजर्व, इसमें भी कंजर्व है और मोमेंटम इसमें भी कंजर्व है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हम ये तो नहीं बता सकते कि कौन सा इलास्टिक होगा कौन सा इनइलास्टिक होगा, लेकिन एक बात और है कि काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है, वो कंजर्व रहती है इन इलास्टिक कोलिजन बिफोर एंड आफ्टर, और इन इलास्टिक कोलिजन क्या रहती है, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। अगर हम इस केस में क्या करेंगे, हम आपकी काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, अगर काइनेटिक एनर्जी बराबर निकल के आ गई देन दिस विल बी योर इलास्टिक कोलिजन। अगर काइनेटिक एनर्जी बराबर निकल के नहीं आई
देन इट विल बी योर इन इलास्टिक कोलिजन। चलिए अब क्वेश्चन के वापस हम वैल्यूज के लिए बात करते हैं। तो उसने बोला कि इस क्वेश्चन में आपका नॉर्मल ये हो गया, नॉर्मल लाइन। नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर लाइन टू द सरफेस, ठीक है। अब उसने इसको मैं एन बोलता हूँ, एन एन नाम से बोलता हूँ इसको मैं, और ये आपका इनिशियल है और ये आपका फाइनल है, ठीक है। जब बॉडी आपकी आ रही है तो उसके आने की स्पीड क्या है आपकी, वो 200 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। और बोल रखा है रिबाउंड करके, मतलब टकरा के वापस जाती है तो भी क्या है, 200 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। बस अब कुछ नहीं करना है क्वेश्चन में, कुछ नहीं करना। आपको दिख रहा है कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या हो जाएगी, इट इज हाफ, क्योंकि ये देखो ये बॉडी, इसको मैं टू बॉडी मान लेता हूँ, और ये जो बॉल आपकी आ रही थी और फिर ये बॉल जा रही है, इसको मैं वन मान लेता हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगी, सिस्टम में आपकी हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू इनिशियल। ये तो हमेशा जीरो रहेगा क्योंकि बॉल क्या है, हमेशा रेस्ट पर है। तो ये आपका सिंपल निकल जाएगा हाफ एम इंटू 200 का स्क्वायर, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी जब फाइनल लिखना चाहता हूं मैं, तो वो भी क्या होगी आपकी, सिस्टम की बात करते हैं अपन हमेशा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू फाइनल। ये तो अभी भी जीरो, क्योंकि वॉल तो हिलेगी नहीं। तो ये क्या निकल के आ जाएगा वापस से, हाफ एम इंटू वी स्क्वायर, और वी क्या है वापस सेम स्पीड की। आप दोनों काइनेटिक एनर्जी को देखो, इसको देखो, इसको देखो, साफ साफ दिख रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इनिशियली इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम फाइनली, विच मीन्स की काइनेटिक एनर्जी क्या है आपकी, कंजर्व्ड है। और अगर बेटा काइनेटिक एनर्जी आपकी कंजर्व्ड है, देन इट विल बी ओनली वन टाइप ऑफ कोलिजन विच इज नोन एज इलास्टिक कोलिजन। समझ में आ गया नहीं आ गया, जल्दी बताइए। आ गया। तो ये तरह क्वेश्चन, तो ये था सच्ची बताऊं तो ये आपको बहुत बड़े बड़े लाइन में दे रखा है इस क्वेश्चन को, कि क्वेश्चन सब के सब ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू वाले क्वेश्चन है। सिर्फ आपको एक चीज को चेक करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो यही क्वेश्चन आपके कल को ऑब्जेक्टिव बन के आ जाए, तभी तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब देखिए हम बात करते हैं आगे, क्योंकि अभी कोलिजन इस बार आपके सिलेबस में नहीं था टर्म वन के, अगले बार तो टर्म वन टर्म टू के सिलेबस में होगा। तो उस टाइम पे ये सारे क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। और जैसा कि आपका पेपर मैंने देखा था, आपके जो एग्जाम पेपर बनाया गया था स्कूल वालों ने, काफी अच्छे लेवल का बना रखा था, ठीक है, कैलकुलेटिव भी था। तो इस तरह क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे तो बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6.15 की बात करते हैं। अ पंप ऑन द ग्राउंड फ्लोर of a building can pump up water to fill a tank of volume 30 meter cube in 15 minutes. If the tank is 40 meter above the ground, the efficiency of the pump is 30%. How much electric power is consumed by the pump? अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन वैसे आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होते हैं, पर फिर भी कभी कभी ये क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन था जेई वेई में पूछे गए, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे बोलते हैं क्या सिर्फ सीबीएसई तैयारी करने से हम जेई नहीं निकाल सकते, ऐसा कहना गलत है। सीबीएसई तैयारी करने वाले बच्चे जेई निकाल सकते हैं, नीट निकाल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। बट द डिफरेंस इज, यहाँ एनसीईआरटी में इस तरह का बस एक क्वेश्चन दे रखा है, और जब बेटा जेई की तैयारी हम करते हैं तो वहां पर इस तरह के आपको 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो ऑब्वियसली आपकी प्रैक्टिस इतनी ज्यादा अच्छी हो जाएगी कि अगर अगली बार ये क्वेश्चन नीट में या जेई में आया तो यू विल बी एबल टू apply this concept very easily because you already have done 10 to 15 questions on this same concept. So the problem with NCERT या फिर only CBSE students is that they have not practiced it to that level. दूसरी बात ये कि एग्जाम में इतने अच्छे क्वेश्चन नहीं आते। तीसरी बात ये कि आपके जनरली जो टीचर्स होते हैं स्कूल के, वो ऐसे क्वेश्चन को स्किप करवा देते हैं जनरली, लेकिन अच्छे क्वेश्चन सही है। अब आपकी हम यहाँ बात करते हैं तो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका क्या होता है। गिवन हम पहले लिख लेते हैं यहाँ पे, गिवन यहाँ पे आपको दे रखा है वॉल्यूम दे रखा है वाटर का, तो वो है आपका 30 मीटर क्यूब, ठीक है। और टाइम कितना लग रहा है फिलिंग करने के लिए, पहले वाले केस में आपका 15 मिनट, अगर उसको हम 6 सेकंड में चेंज करेंगे तो 15 6 90 यानी 900 सेकंड्स आपको लगेंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है। पहले वाले केस में बेटा आपकी जो हाइट है वो कितनी है, 40 मीटर है। 40 मीटर पे, सॉरी आपको पहले वाला केस का भी, सॉरी इसमें एक ही केस है, मुझे लगा दो वाला, वो अरे खैर वो दूसरा क्वेश्चन याद आ गया मुझे। एच इज इक्वल टू 40 मीटर है। एफिशिएंसी को हम ईटा से डिनोट करते हैं, ये आपकी एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी का मतलब होता है आउटपुट अपॉन इनपुट होता है, उसकी हम बात करेंगे अभी, ठीक है। तो ये हो गया, ये आपको 30% दे रखी है। परसेंट का मतलब हम जानते हैं कि 30/100 होता है, परसेंट का मतलब होता है बाय 100, उसको हम 0.3 भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें, अगर यहाँ पे बोलने के मास कितना हो जाएगा जो कि पंप किया जा रहा है, तो मास क्या होता है आपका, रो इंटू वी होता है। पानी की बात हो रही तो ऑब्वियसली आप उसको 10,000 ले सकते हो, और 30 आपको दे रखा है वॉल्यूम, तो 30 इंटू ये, तो 30 इंटू 10⁻³ kg आपका निकल के आ जाएगा, आपका मास जो हम पंप कर रहे हैं। मास की इसलिए बेटा जरूरत है क्योंकि यहाँ पे आपका, जब पंप का मतलब क्या होता है, चलो एक बार समझ लेते हैं। पंप एक तरह का डिवाइस है,
एक रोटेटेड डिवाइस होता है जो क्या करता है, यहाँ से पानी लेता है, जैसे पाइप पाइप में कहीं फ्लो करवाना हो, जैसे आपके टंकी में जब पानी भरता है तो पंप से पानी भरता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे टंकी है, एक टंकी है, इस तरह से टैंक बोलो उसको, ठीक है। और उसका वॉल्यूम आपको दे रखा है, सब कुछ दे रखा है आपको, और आपको ये पंप दे रखा है, ये पंप है। तो बोल रहा है पंप क्या होता है ना, आपका नीचे से पानी लेके ऊपर पहुंचाता है, तो कितनी हाइट तक पहुंचा रहा है, एच हाइट तक। तो ऑब्वियसली किसके अगेंस्ट काम कर रहा है वो, mg के अगेंस्ट काम कर रहा है। mg कैसा फोर्स है आपका, mg आपका एक तरह का कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स है तो इसके द्वारा किया गया कार्य है, वर्क आप किससे निकाल सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी से निकाल सकते हो। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी, mgh हो जाएगी, तो माइनस ले लेंगे, फिर आपका ऊपर की तरफ जा रहा है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। हमें वैल्यू से मतलब है अभी। तो वो बोल रहा है कि बताओ मुझे कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी विद रिस्पेक्ट टू एफिशिएंसी आल्सो इंक्लूडेड, कितनी एफिशिएंसी मुझे प्रोवाइड कर, कितनी पावर मुझे प्रोवाइड करनी पड़ेगी पंप पे, क्योंकि पंप किससे चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से। कितनी इलेक्ट्रिसिटी मुझे प्रोवाइड करनी है, कितनी इलेक्ट्रिकल पावर मुझे प्रोवाइड करनी है, सो दैट मेरा पानी ठीक ठाक ऊपर पहुंच जाए। तो आपको इलेक्ट्रिकल पावर या इलेक्ट्रिक पावर उतनी ही प्रोवाइड करनी होगी जिससे कि आपका इतना वर्क जो है वो कंप्लीट हो जाए आपके जितने टाइम में आपको बोल रखा है कि होना है। अब बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, हमें कितना आउटपुट चाहिए, हमें कितना आउटपुट पावर चाहिए, तो पावर आउटपुट पीओ तो उतना ही चाहिए जितना पानी ऊपर पहुंचाना है, यानी वर्क अपॉन टाइम होता है पावर। तो कितना पहुंचाना है, वर्क कितना है आपका, mgh है बाय टाइम, ठीक है। एम हम निकाल चुके हैं, जी हमें पता है कि 9.8 होता है, ठीक है। तो इसमें लिख देंगे 30 इंटू 10⁻³ इंटू 9.8 इंटू हाइट कितनी पहुंचा रहे हैं ऊपर, 40 पहुंचा रहे हैं, डिवाइड बाय टाइम। टाइम आपको बोल रखा है 15 मिनट बिफोर 900 सेकेंड। बस यहाँ से आपका आउटपुट पावर हो जाएगा कि इतनी पावर मुझे चाहिए, दिस इज द पावर विच इज रिक्वायर्ड फॉर मी टू पंप दिस वाटर टू द टैंक। चलिए अब आपसे बोल रहा है कि कितनी इनपुट देनी है, ये आपका इनपुट है, ये जो आप इलेक्ट्रिक पावर दे रहे हो इनपुट, और ये क्या थी आपकी आउटपुट है, ठीक है। तो हम एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमेशा याद रखेंगे बेटा, जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है वो हमेशा होता है आउटपुट पावर, कि आपके आगे भी बहुत जगह काम आएगा, डिवाइडेड बाय इनपुट पावर, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, यानी इसको मैं पीओ अपॉन पीआई से याद रखूंगा, आगे जाके भी मेरे कहीं ना कहीं थर्मोडायनेमिक्स में और जगह, और अगर आप इंजीनियरिंग करते हो आगे जाके तो उसमें तो बहुत काम आएगी ये चीज। तो यहाँ से इनपुट पावर क्या हो जाएगी आपकी, इट विल कम आउट टू बी पीओ अपॉन ईटा, जो होता है ना ये एफिशिएंसी का सिंबल, इसको हम ईटा बोलते हैं। एन की जो एक लाइन है वो लंबी कर दो बस। तो यहाँ से आ गया पीओ हम निकाल चुके हैं विच इज 13070 डिवाइड बाई ईटा की वैल्यू है 0.3, ठीक है। यहाँ से हमने दिया 0.3, बस आपको डिवाइड कर दोगे और इसको अप्रोक्सीमेटली जब निकालोगे तो इट विल कम आउट टू बी 43567 के अप्रोक्सीमेटली आपका ये निकल के आएगी वॉट में, लेकिन जनरली हम आंसर हमेशा किलो वॉट में छोड़ के आते हैं, तो इसका आंसर है 43.567 किलो वॉट। तो इस क्वेश्चन कुछ नहीं करना था, आपको इलेक्ट्रिकल पावर, और आपको इलेक्ट्रिकल पावर की हेल्प से आपने पानी को ऊपर पहुंचाया है। पानी को ऊपर पहुंचाने आपको कुछ काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपको टाइम भी दे रखा है, तो आपको पावर पता चल जाएगी कितनी पावर आपको चाहिए, और उस हिसाब से क्वेश्चन को मन कर दिया। समझ में आया नहीं आया क्वेश्चन, जल्दी बताइए बेटा। ये सारे क्वेश्चन, पहली बात तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, नो डाउट, सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन बस वही वाली बात है कि आपको थोड़े से अच्छे क्वेश्चन हैं, तो इसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, इसी वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप बाद में भी कभी मन किया तो आप इसको वापस जाकर दे सकते। समझ में आ गया? जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6.16 है आपका। आज कुछ भी हो जाए इसको हम खत्म करके खत्म करेंगे आज क्लास। 6.16 हो जाए क्वेश्चन तो, टू आइडेंटिकल बॉल बियरिंग्स in contact with each other and resting on a frictionless table are hit head on by another ball bearing of the same mass moving initially with a speed v। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। if the collision is elastic, चलो अच्छी बात है, इलास्टिक कोलिजन होता है, which of the following is a possible result। चलिए तो आपको ये दो केस बताया, तो ध्यान देंगे। टू आइडेंटिकल बॉल्स, तो इसको बताने से पहले मैं आपको कंसेप्ट याद दिला देता हूँ, हमने पढ़ा था आपका इलास्टिक कोलिजन में। अगर इलास्टिक कोलिजन हो, अगर इलास्टिक कोलिजन हो, दूसरी बात आपका अगर वहां पे बॉडीज के क्या हो, सेम मासेस हो, तो मैंने क्या बोला था आपका, आफ्टर कोलिजन वेलोसिटीज इंटरचेंज, आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी क्या हो जाती है आपकी, दे इंटरचेंज। मतलब अगर एक बॉडी आपकी m मास की ऐसे यहाँ पे चल रही है u से u1 से, दूसरी बॉडी आपकी m मास की चल रही है u2 से, और यहाँ पे हो रहा है इलास्टिक कोलिजन, तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा आपका, पहली वाली जो बॉडी होगी वो u2 से चलेगी,
और दूसरी वाली जो बॉडी है वो U1 से चलेगी। दिस इज योर आफ्टर कोलिजन, दिस इज योर बिफोर कोलिजन। ये सब मैंने चीज आपको पहले बता रखी है इलास्टिक कोलिजन में। चलिए ठीक है, उसी का आपको यहाँ पे यूज करना है। अब बस इस केस में अच्छी बात कर दे रखी है, इस केस में आपका सिर्फ एक बॉडी चल रही है, पहले वाली बॉडी चल रही है। चलिए, तो जब इसमें पहली वाली बॉडी चल रही है और आपको बोल रखा है कि इलास्टिक कोलिजन है, जब आपको इस केस में बोल रखा है कि इलास्टिक कोलिजन है, तो यहाँ पे पहली बात तो ये है कि आपके सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, आपकी कंजर्व्ड रहनी चाहिए। ठीक है, सिस्टम में आपको क्या रहना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी क्या रहनी चाहिए, कंजर्व्ड रहनी चाहिए। अब इसने बोला कि जितने भी पॉसिबल सिनेरियोज हो सकते हैं आपके पास में, जो आपके सामने तीन सिनेरियो दे रखे हैं, क्या इन तीनों सिनेरियो को आप पिक्चर आउट करो। ठीक है, पिक्चर आउट मतलब आपने क्या किया, पहले इसकी बी की वेलोसिटी क्या मान ली, 0 मान ली, और 2 की वेलोसिटी v/2 मान ली, और 3 की वेलोसिटी, आप दोनों एक साथ चल रहे हैं, दोनों की वेलोसिटी v/2 मान ली। या फिर आपने क्या किया, ये दोनों है, मतलब आफ्टर कोलिजन क्या क्या सिनेरियो हो सकते हैं वो सारे सिनेरियो आपको समझाने। तो देखिए कि पहले वाला सिनेरियो पॉसिबल है कि नहीं। हमको यहाँ पे समझना है पहली बात तो, काइनेटिक एनर्जी चाहे कोई भी केस हो, क्योंकि हम जानते हैं कि इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है बेटा, कंजर्व रहती है सिस्टम की। तो इसका मतलब जो भी काइनेटिक एनर्जी फाइनल होगी, काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल सिस्टम की इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम फाइनली। आप सुनेंगे, अगर हम सिस्टम की इनिशियल बोलते हैं तो वो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन यानी हाफ एम M1 U1 स्क्वायर, क्योंकि सबके मास सेम है तो सबको मैं आपका M ही लूंगा, U स्क्वायर प्लस हाफ M U2 स्क्वायर प्लस हाफ MV2 स्क्वायर प्लस हाफ M कहाँ गया U3 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ M कहाँ गया, हाँ गया, हाफ MV1 स्क्वायर प्लस हाफ MV2 स्क्वायर प्लस हाफ MV3 स्क्वायर। ये आपका पूरा क्राइटेरिया हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी का। चलिए, अब आपको क्या बोल रखा है कि ये है इनिशियल डायग्राम, तीनों के लिए केसेस के लिए ये इनिशियल डायग्राम है। तो इसमें से दिख रहा है कि सिर्फ और सिर्फ वन के पास वेलोसिटी 2 और 3 दोनों रेस्ट पर है, तो ये क्या हो जाएगा, 0। ये क्या हो जाएगा आपका 0। ठीक है, अब ये वाली बात आ गई। तो मैं यहाँ से इतना तो बोल सकता हूँ कि अगर मैं इसको एक साथ देखूँ काइनेटिक एनर्जी फाइनल के तौर पर देखूँ, तो यहाँ से जो काइनेटिक एनर्जी फाइनल तीनों का सम करने के बाद निकल के क्या आनी चाहिए, इन तीनों केसेस में हाफ MV स्क्वायर निकल के आनी चाहिए। तो अब मुझे पता क्या करना है, मुझे कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। मुझे इस क्वेश्चन में आपको ये तीनों पार्ट अलग अलग उठाने हैं, और इन तीनों पार्ट में मुझे नेट सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी देखना है। अगर वो हाफ MV स्क्वायर के बराबर निकल के आ गया, देन इट विल बी योर इलास्टिक कोलिजन। अगर वो नहीं निकल के आया, देन इट विल बी योर इनइलास्टिक कोलिजन। चेक आउट कर लेते हैं इसको। तो पहले वाले केस में हम काइनेटिक एनर्जी जब निकालते हैं फाइनल, तो वो क्या हो जाएगी, इस हाफ MV स्क्वायर V1 स्क्वायर, ये तो पहले वाले केस में आप देख रहे हो कि ये v क्या हो गया, 0 हो गया, तो यानी ये वाला चीज क्या हो गई आपकी, 0 हो गई। तो 0 प्लस ये दोनों अब एक साथ चल रहे हैं v/2 वेलोसिटी से, यानी हाफ M इंटू v/2 का होल स्क्वायर प्लस हाफ M इंटू v/2 का होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करते हो, बड़े इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। दोनों को जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से v/2 v/4 बन जाएगा, यहाँ v/4 बन जाएगा। तो ये सॉल्व होके आपका निकल के आएगा 1/4 MV स्क्वायर, 1/4 MV स्क्वायर। ऑब्वियसली आपका 1/4 MV स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 1/2 MV स्क्वायर, ये दोनों इक्वल नहीं है। दिस मीन्स कि दिस केस इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। देखो, आपका जो काइनेटिक एनर्जी फाइनल निकल के आनी चाहिए थी वो 1/2 MV स्क्वायर निकल के आनी चाहिए थी, पर वो 1/4 MV स्क्वायर निकल के आ रही है। इसका मतलब दिस केस इज नॉट पॉसिबल। चलिए अब हम दूसरा केस करते हैं यहाँ पे, इस वाले केस में। तो इस वाले केस में वही करेंगे, काइनेटिक एनर्जी फाइनल सम निकालेंगे। अब दिख रहा है कि आपका 1 और 2 दोनों 0 हो गए, तो 1 और 2 दोनों 0 हो गए, तो दोनों की क्या हो जाएगी, 0, यानी 0 प्लस 0 प्लस तीसरे वाले की हाफ MV स्क्वायर। तो यहाँ पे मास क्या है, M है, V क्या है, V ही है, हाफ MV स्क्वायर। क्या ये हाफ MV स्क्वायर बराबर निकल के आ रहा है जो हमने माना था पहले कि इसके बराबर, हाँ से निकल के आ रहा है। दिस मीन्स कि दिस केस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल। सेकंड केस क्या हो जाएगा आपका, पॉसिबल हो जाएगा। चलिए थर्ड केस देखते हैं। इसमें तीनों v/3 चल रहे हैं, तो मतलब मैं काइनेटिक एनर्जी फाइनल लिखना चाहता हूँ, तो ये क्या निकल के आ जाएगा, हाफ M इंटू v/3 का स्क्वायर। और ऐसे ही मैं 2 बार और लिखूंगा, तो मैं सिंपल काम करता हूँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्योंकि मैं ऐसे 2 बार और लिखने वाला हूँ सेम टू सेम चीज को, तो मैं 3/3 से मल्टीप्लाई करके तीनों को एक साथ देता हूँ। तो ये जब आप सॉल्व करोगे तो कम आउट टू बी, नीचे 3 से 3 कर जाएगा 1/6, 1/6 MV स्क्वायर। ऑब्वियसली 1/6 MV स्क्वायर और 1/2 MV स्क्वायर आर नॉट इक्वल, हेंस दिस केस इज आल्सो नॉट पॉसिबल। कितना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा था, पर कितना सिंपल क्वेश्चन था। बस आपको बस
वैल्यू चेक करनी थी कि किसकी वैल्यू सेम है, किसकी वैल्यू अलग है। समझ में आया नहीं है क्वेश्चन, जल्दी बताइए। आया। ये बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, तो जैसा कुछ क्वेश्चन खास है नहीं। चलिए अब चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 6.17 पे। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। हम एडिशनल एक्सरसाइज बेटा नहीं करेंगे। अगर मान लो आपको एडिशनल एक्सरसाइज करने का मन है तो आप ट्राई करें, और अगर आपको डाउट आता है तो आप मेरे से पूछ लें, मैं आपको बता दूंगा, अलग से बता दूंगा। पर आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी एडिशनल एक्सरसाइज तो कुछ किसी खास काम की नहीं है। एडिशनल एक्सरसाइज छोड़िए, अभी तक हम जितने क्वेश्चन कर रहे हैं वो भी इनमें से भी आपके टीचर जो होंगे स्कूल के, उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन इनमें से भी कटवाए होंगे ना। सारे क्वेश्चन तो दिए नहीं होंगे, या सारे क्वेश्चन करवाए हैं? सर कुछ स्पेसिफिकली ये तो नहीं पता कि काट रही है। मतलब आपके जो स्कूल के टीचर ने सारे क्वेश्चन करवाए हैं, या फिर मतलब करवाए नहीं है तो एक भी? नहीं नहीं, मतलब लाइक बीच बीच में से करवाए वैसे तो। हाँ तो वही कह रहा हूँ ना, मैंने बीच में सारे क्वेश्चन समझाया उन्होंने आई थिंक ऑलमोस्ट सारे। आ रहे हैं। ओके ओके, दैट्स गुड। तो हम देखो वही वाली बात है ना, एक होता है चीज समझाना और एक चीज होता है करवाना। आप सिर्फ समझा दोगे, बच्चा इतना वो होता है ना, बच्चा इतना क्या बोलते हैं, लेजी होता है कि वो अगर एक बार अटेम्प्ट करेगा, उसको समझ में नहीं आएगा तो छोड़ देगा। बट वहां पे हमारा रोल है इंपॉर्टेंट कि हम उसको एक एक क्वेश्चन करवाएं जब तक करवा पाए। अगर नहीं करवा पा रहे हैं, टाइम की कमी है, ये सब मैं फैक्टर समझता हूँ। आपके टीचर ने ऑब्वियसली नहीं करवाया होगा, टाइम की कमी होगी। ठीक है, विद ऑल रिस्पेक्ट्स टू हिम, मैं कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ उनकी। बट उन्होंने अगर छुड़वाया होगा तो उनका बस एक ही कारण होगा कि टाइम की मे भी कमी होगी, या फिर जो भी और अदर रीजन। बट ये है कि मतलब बच्चा होता है लेजी। ठीक है, इतना एक्सपीरियंस मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, तो मुझे पता लगा बच्चे बड़े लेजी होते हैं। अगर उनको लगेगा क्वेश्चन कि नहीं हो रहा मेरे से, तो छोड़ देंगे उस क्वेश्चन को, जी। चाहे वो एग्जाम में आए चाहे ना आए। तो हमारा काम ये है कि हमें हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जब नहीं कर पाएंगे, सब नहीं कर पाएंगे, अभी तो करें जब तक टाइम है हमारे पास। तो सुनो, 6.17, द बॉब ए ऑफ अ पेंडुलम इज रिलीज फ्रॉम 30 डिग्री टू द वर्टिकल। मतलब ऐसे यहाँ से मैंने इसको रिलीज किया। रिलीज का मतलब भी क्या होता है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या लेके चलनी है आपको, जीरो लेके चलनी है यहाँ से। ठीक है, द सेम मास एट रेस्ट ऑन अ रेस्ट, बोल ही दिया उसने, अच्छी बात ये है। ठीक है, ऑन अ टेबल एज शोन इन फिगर। ठीक है, हाउ मच, ये बोल रखा है कि दूसरा मास यहाँ पे रखा है, वो भी किस पे, आपका रेस्ट पर है। चलिए बहुत अच्छी बात है। हाउ हाई डज द बॉब, हाउ हाई डज द बॉब ए राइज आफ्टर द कोलिजन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मतलब सिर्फ मतलब इस क्वेश्चन में अगर मैं बात करूँ ना, एक शब्द लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। एक शब्द लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आप सुनना कैसे। तो देखिए, आपको इस केस में बोल रखा है कि इलास्टिक कैसा कैसा कोलिजन है, आपका इलास्टिक कोलिजन है। मैंने बताया क्योंकि इसका मास भी क्या है, एम है, और इसका मास भी क्या है, एम है। मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, अगर दो बॉडीज के मास क्या होते हैं, सेम मास एंड इलास्टिक कोलिजन। तो ये केस कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए ये पता भी नहीं चाहिए, इलास्टिक कोलिजन। तो आफ्टर कोलिजन, ये बात हमेशा याद रखना, आफ्टर कोलिजन देयर वेलोसिटीज इंटरचेंज। आफ्टर कोलिजन देयर वेलोसिटीज इंटरचेंज। ठीक है, इंटरचेंज का मतलब कि आपकी जो पहले वाले की जो पहले वेलोसिटी थी, वो दूसरे वाले की वेलोसिटी बन जाएगी आफ्टर कोलिजन, ऐसे। तो अगर मैं बोल रहा हूँ दोनों के मास सेम है, कोलिजन इलास्टिक, मतलब जब ये यहाँ पहुंचेगा, जब ये यहाँ पहुंचेगा, तो इसकी जो भी स्पीड होगी, जैसे ये यहाँ से ऐसे करके घूम के ऐसे आ गया होगा जस्ट, तो इसकी स्पीड कैसे होगी बेटा, इस टाइम पे ऐसी कोई स्पीड होगी, लेट्स से उसकी स्पीड u1 है। उसी टाइम पे क्या है, वो आपका दूसरे मास से आपका वहां पे टकरा रहा है। दूसरा मास जस्ट यहाँ रखा हुआ है। अभी दूसरा मास कैसे है, आपका रेस्ट पर है। ठीक है, अगर दूसरा मास रेस्ट पर है तो उसके u2 को मैं क्या ले सकता हूँ, आपका जीरो ले सकता हूँ। इनके बीच में फिर क्या होगा, कोलिजन होगा, सेम मास है। इसका मतलब आफ्टर कोलिजन क्या होने वाला है बेटा, आफ्टर कोलिजन इसकी v1, इसको मैं v2 मान लेता हूँ, और जो आपका बॉब वाला है, या फिर जो बॉब है उसकी मैं उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी मैं v1 मान लेता हूँ। क्योंकि आफ्टर कोलिजन देयर वेलोसिटीज विल इंटरचेंज। तो अगर पहले वाले की वेलोसिटी u1 थी, तो अब v2 की वैल्यू क्या बन जाएगी, u1 बन जाएगी। दूसरे वाले की वेलोसिटी पहले क्या थी, जीरो थी, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसका मतलब कि आपका पहले वाला जो मास है, यानी बॉब जो है, हाउ हाई डज द बॉब ए राइज आफ्टर कोलिजन। तो सवाल हो जाएगा, इट विल नॉट एट ऑल राइज, बिकॉज इस केस में आफ्टर, हम सिंपल बोल सकते हैं आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन स्पीड ऑफ बॉब बिकम्स जीरो, बिकम्स जीरो। ये सब समझाने के बाद, ये डायग्राम बनाने के बाद हम ये बात बोल सकते हैं, बिकम जीरो, हेंस it will not attain any height after fusion।
आफ्टर कोलिजन वो कोई भी हाइट अटेन नहीं करेगा, उसकी जो हाइट होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। समझ में आ गया क्वेश्चन, बहुत इजी है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6.18 है आपका, द बॉब ऑफ अ पेंडुलम इज रिलीज फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल पोजीशन। मतलब एक बॉब है आपका, हॉरिजॉन्टल पोजीशन मतलब क्या, वो ऐसे था, इस पोजीशन से उसको मैंने रिलीज किया है, मतलब इस टाइम पे मैंने रेस्ट से इसको रिलीज किया है। रिलीज करने के बाद क्या होगा, ये ऐसे करके चलेगा और ऐसे करके आगे तक जाने की कोशिश करेगा। इफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज 1.5, ये आपको एल की वैल्यू दे रखी है, आपको 1.5 मीटर्स आपको दे रखी है। चलिए, व्हाट इज द स्पीड विद विच द बॉब अराइव्स एट द लोअर मोस्ट पॉइंट। बोल रहा है कि जब वो जस्ट यहाँ पहुंचेगा, आपके यहाँ पहुंचेगा, ठीक है, तो ये इनिशियल पोजीशन हो गई और ये आपकी फाइनल पोजीशन होगी। तो बोला जब यहाँ पहुंचेगा तो उस टाइम पे उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, ठीक है, वो वेलोसिटी कितनी होगी ये पूछा उसने। गिवन दैट, अब ये इंपॉर्टेंट है, गिवन दैट इट डिसिपेटेड 5% ऑफ इट्स इनिशियल एनर्जी अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस। उसने यहाँ पे ये भी बोल दिया कि जब वो ऊपर से नीचे आ रहा है, जब आपका इनिशियल पॉइंट से फाइनल पोजीशन पे आ रहा है, तो उस टाइम पे उसकी 5% ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट। उसकी 5% ऑफ एनर्जी जो क्या है आपकी लॉस्ट हो गई है, इट हैज लॉस्ट इट्स 5% ऑफ एनर्जी। इसका मतलब, अब समझना, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो बेटा यहाँ पर जब वो है इनिशियल पोजीशन पे और यहाँ पर है फाइनल पोजीशन पे, आपका ये फाइनल पोजीशन पे, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन में डिफरेंस क्या है। अगर लॉस ना होता, अगर लॉस ना होता तो हम ये बोल सकते थे कि एनर्जी क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हो। मैं मान लेता हूँ लॉस नहीं हुआ, एक बार को मैं मान लेता हूँ देयर इज नो लॉस, लेट सपोज लेट्स से देयर इज नो लॉस। if there is no loss, so I can say, I can easily say कि आपको वहां पे क्या होगा कि मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व। तो यहाँ पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, ये मैं बोल सकता हूँ। अब जब वो आपके टॉप पॉइंट पे था यहाँ पर, तो उस टाइम पे आपकी काइनेटिक यहाँ पे रिलीज किया ना, तो रिलीज का मतलब रेस्ट से छोड़ा है, मैंने लिख भी रखा है रेस्ट, रेस्ट से छोड़ा है, तो उसका मतलब वहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, आपकी जीरो हो जाएगी। वहां पे पोटेंशियल एनर्जी होगी और किसके बराबर होगी वो, आपकी ये जब वो नीचे आएगा तो इसी के बराबर होगी जितनी लेंथ वो नीचे आया है, यानी एल के बराबर, यानी mgl लिख सकता हूँ इसमें, इज इक्वल टू, जब यहाँ वो पहुंचेगा तो यहाँ पे आपकी इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, तो मैं इसको अभी काइनेटिक एनर्जी फाइनल बस लिखता हूँ ऐसे, प्लस, अब प्लस यहाँ पे बोल रहा है पोटेंशियल एनर्जी, जो लोएस्ट पॉइंट होता है जनरली इस पे पोटेंशियल एनर्जी हम क्या मानते हैं, जीरो मानते हैं। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, तो इसको हटा देंगे। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कुछ नहीं होगी, वो होगी आपकी m इंटू जी इंटू एफ। पर ये तब होती व्हेन देयर वाज नो लॉस, ये तब होती व्हेन देयर वाज नो लॉस, पर लॉस तो हो रहा है, मतलब काइनेटिक एनर्जी इतनी नहीं निकल के आएगी। और कितना लॉस हो रहा है, उसने बता रखा है कि 5% लॉस हो रहा है, तो 5% लॉस ऑफ एनर्जी हो रहा है। इसका मतलब कितनी बची है, तो मैं पूछता हूँ 95% बची है। मैंने बोला कि 5% लॉस हो गया तो कितनी एनर्जी बची है, तो 5% बची है। कौन सी एनर्जी, यही तो थी वो एनर्जी, और कोई एनर्जी थी नहीं। तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि फाइनली कि लॉस हुआ है, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या होगी, रिमेनिंग 95%, मतलब इट इज नॉट mgl, इट इज 95% ऑफ mgl, क्योंकि 5% का लॉस हो गया। लॉस हो गया मतलब पहले अगर mgl होती, अगर लॉस ना होता तो, लेकिन लॉस 5% का हो गया, मतलब 95% अभी बची हुई है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी बची होगी, 95% बची होगी। मैं इसको 95/100, m की वैल्यू मेरे को रखने की जरूरत नहीं है, g की वैल्यू मैं यहाँ पे 9.8 लेता हूँ, और यहाँ पे आपका l की वैल्यू आपको 1.5 दे रखी है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम जानते ही है कि वो क्या होता है आपका, हाफ mv² होता है। तब इसको, इस वाली चीज को और इस वाली चीज को हम आपस में इक्वेट करेंगे, तो आपकी कुछ कुछ चीजें कट जाएंगी। क्या क्या कट जाएगा, आपका m से m कट जाएगा, ठीक है। बाकी चीज तो आपको सॉल्व करनी है और कुछ नहीं है। जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ आपका, तो यहाँ से जो v निकल के आएगा, इट विल बी कमिंग आउट टू बी रूट ऑफ 2 इंटू 9.8 इंटू 1.5 इंटू 95/100। बस इसको आपको सॉल्व करना है विद यूजिंग ऑफ कैलकुलेटर, और ये आंसर को जाता है 5.29 मीटर पर सेकंड। समझ में आया नहीं आया क्वेश्चन, क्लियर बताइए। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, हाँ, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, ट्रॉली ऑफ मास 300 kg कैरिंग अ सैंडबैग ऑफ 25 kg इज मूविंग यूनिफॉर्मली विद द स्पीड ऑफ 27 मीटर पर सॉरी 27 किलोमीटर पर आवर ऑन अ फ्रिक्शनलेस ट्रैक। पर बहुत अच्छी बात है, चलो उसमें फ्रिक्शनलेस ट्रैक आपको दे दिया है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आफ्टर अ व्हाइल सैंड स्टार्ट्स लीकिंग आउट ऑफ अ होल ऑन द फ्लोर ऑफ द ट्रॉली एट द रेट ऑफ 0.05 kg पर सेकंड। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब अगर हम इसने न्यूमेरिकल पूछा होगा ना तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर न्यूमेरिकल नहीं पूछा होगा तो बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रॉली आफ्टर द एंटायर सैंड बैग इज एम्प्टी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सुनो। यहाँ पे एक बात बोल रखी है इस क्वेश्चन में, ध्यान देंगे थोड़ा सा हम। तो उसने बोल रखा है कि आपका इट इज मूविंग यूनिफॉर्मली विद द स्पीड, मतलब आपकी यहाँ पे स्पीड क्या है। हियर वी कैन से द सिस्टम, यहाँ पे एक बात उसने बहुत इजी कर दिया क्वेश्चन को एक चीज बोल के, कि that the system is traveling with a uniform speed. The system is the system, कौन सा सिस्टम है आपके यहाँ पे? सिस्टम में आपका आ रहा है ट्रॉली आ रहा है एंड सैंडबैग, एंड सैंडबैग। तो ये बोल रखा है कि इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। चलिए बहुत अच्छी बात है, मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है जब भी कोई यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है, v क्या हो गया वहां पे कांस्टेंट हो गया। अगर v वहां पे कांस्टेंट हो गया तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो हो गया। तो F इज इक्वल टू एम ए क्या होता है आपका, ये हो गया जीरो, यानी नेट फोर्स क्या हो गया सिस्टम पे, नेट फोर्स क्या हो गया आपका जीरो हो गया। इसका मतलब ये है कि सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा, विच मीन्स मतलब जिसका मतलब क्या होगा, द सिस्टम सिस्टम इज एक्टेड सॉरी इज नॉट एक्टेड बाय सॉरी नॉट एक्टेड अपॉन बाय एनी एक्सटर्नल फोर्स। कोई भी उस पर एक्सटर्नल फोर्स क्या है, काम नहीं कर रहा है, कोई भी उस पर एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है। सो साफ सीधी बात है कि इस केस में जब आपका फोर्स ही काम नहीं कर रहा बॉडी पर, नेट सिस्टम पे आपका फोर्स ही काम नहीं कर रहा, सो देयर विल बी नो चेंज इन देयर विल बी नो चेंज इन द स्पीड ऑफ ट्रॉली। देखो दुनिया में आपको सेकंड लॉ फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है तो उसको अगर उसकी वेलोसिटी को चेंज करना है तो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि ये यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड में कोई बदलाव निकल के नहीं आएगा। दैट्स इट, बहुत सिंपल क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन अच्छा कैसे बन जाता है, आईआईटी और नीट के लेवल पर कैसे बनता है क्वेश्चन? एक्चुअली इसने क्या बोला है, उसने बोला है, तो अगर हम डायग्राम के हिसाब से समझते हैं कि एक ट्रॉली है जिसके अंदर क्या है, बहुत सारी सैंड भरी पड़ी है। जब ये ट्रॉली एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे आगे की तरफ जा रही है तो इससे आपका जो सैंड है वो लीक हो रही है, लेकिन सैंड कहाँ हो रही है, नीचे की तरफ लीक हो रही है। उसने बोला ऑन द फ्लोर ऑफ द ट्रॉली, नीचे की तरफ लीक हो रही है, ठीक है। चलो अच्छी बात है। अब दिक्कत ये होती है कि अगर सैंड जो होती है ना वो ऐसे लीक होती है, पीछे की तरफ होती है, ऐसे तक लीक होती है, तो क्वेश्चन अच्छा हो जाता है, तो क्वेश्चन अच्छा होता है। लेकिन सैंड क्वेश्चन बोला है वो नीचे की तरफ लीक कर रही है। जब नीचे की तरफ लीक कर रही है तो उसकी इस डायरेक्शन में ना, उसकी इस डायरेक्शन में कोई इम्पैक्ट, कोई नो इफेक्ट वाला केस हुआ था। तो बॉडी आपकी जो ट्रॉली है वो चल तो ऐसे रही है, जो ट्रॉली है वो चल तो ऐसे रही है, जो आपका लीक कर रही है सैंड वो नीचे कर रही है, तो उसका सिस्टम पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन वही वाली बात है कि इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से बना सकता था अगर सैंड की वो गिरने की डायरेक्शन उल्टी डायरेक्शन दे देता आपको, या किसी और डायरेक्शन देता, नीचे ना गिरने की बजाय, तो उस केस में क्वेश्चन आपका अच्छा होता। बच्चा इस क्वेश्चन को पढ़ के कंफ्यूज हो सकता है, उस कंफ्यूजन को ही नहीं बस खत्म नहीं कर देना चाहिए क्वेश्चन। अच्छा, अगर सर अगर पीछे की तरफ सैंड गिरती तो इस क्वेश्चन को कैसे करते? अगर ये सैंड जो आपके पीछे की तरफ गिरती तब इस क्वेश्चन करते, तब इसको हम मोमेंटम कंजर्वेशन से कर सकते थे। तो हम क्या करते हैं कि भाई जितना मोमेंटम m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, ऐसे करते। तो इनिशियली क्या था कि जितना मास आपका ट्रॉली में पड़ा हुआ है इंक्लूडिंग द सैंड, उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, सेम होगी, ठीक है, आपको वो लेना होता है। अब लेकिन जब उस सैंड आपकी उसमें से निकल जा रही है, सैंड उसमें से आपकी क्या हो रही है, निकल जा रही है, तो उसकी स्पीड आप कुछ और लोगे, ठीक है। तो वो आपकी सिस्टम का पार्ट अब नहीं रही, तो उस टाइम पे आप इससे कर सकते थे, पर क्वेश्चन नहीं दे रखा है उस तरह से, तो हम क्यों उसमें टाइम वेस्ट करें, ना करने की हमको जरूरत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपका 6.20। A body of mass 0.5 kg travels in a straight line with velocity v is equal to, अच्छा वेलोसिटी का आपको टर्म दे दिया, मास दे रखा, आपको लिख लेते हैं क्या दे रखा है, मास दे रखा है आपको 0.5 kg, ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी, वेलोसिटी आपको दे रखी है a x की पावर 3/2। अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा, वेलोसिटी x पे डिपेंड कर रही है, वेयर a की वैल्यू आपको दे रखी है 5,
5 मीटर की पावर -1/2, मतलब वो यूनिट है, ये सारे जो पार्ट है ये सब यूनिट है, हमें यूनिट से भी कोई खास मतलब नहीं। व्हाट इज द वर्क डन बाय द नेट फोर्स ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट आपको दे रखा है S इज इक्वल टू 0 टू S इज इक्वल टू 2 मीटर तक हम जा रहे हैं, तो आपको बोला कि बताइए कितना वर्क होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ना फोर्स जो है वो आपका वेरिएबल है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है तो आपका फोर्स भी लग रहा होगा, फोर्स वेरिएबल है। तो इस केस को हम कैसे करेंगे, तो पहले हमें इस केस में निकालना पड़ेगा कि आपका क्या है, वेलोसिटी क्या है। तो सुनो, इस केस को दो तरीके से कर सकते हैं, पर क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से अगर हम करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। देखो कुछ भी हो, इसने एक बात बोल दी, फाइंड आउट द वर्क डन बाय द नेट फोर्स, ये बात बोल के इसने क्वेश्चन बहुत इजी कर दिया, क्योंकि हमारे पास में एक थ्योरम है जिसका नाम है वर्क एनर्जी थ्योरम। हमारे पास में एक थ्योरम है जिसका नाम है वर्क एनर्जी थ्योरम। अगर आपसे पर्टिकुलरली किसी एक फोर्स के द्वारा पूछता तो सवाल अच्छा हो जाता, हार्ड हो जाता, लेकिन उसने बोला नेट फोर्स की वजह से बताइए। तो हमें क्या बोलती है वर्क एनर्जी थ्योरम, क्या होती है, वर्क नेट इज इक्वल टू आपका डेल्टा के ई, ये बोलती है, ठीक है, यानी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, ये बोलती है आपसे वर्क एनर्जी थ्योरम। तो आपको वर्क बाय नेट ही निकालना है, तो वो बस इससे आंसर निकाल लोगे, बस सारा सवाल है कि वी निकालना है आपको, ठीक है। अगर हम बात करें आपका वी क्या है, तो वी है आपकी फाइनल वेलोसिटी, वो कब है आपकी एस इज इक्वल टू, या हम एस मान रहे हैं, इसको हम एक्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि वन डायमेंशन में आप एस एक्स बन जाता है। तो वी इज इक्वल टू आपका 2 मीटर पे हमें निकालना, तो ए एक्स स्क्वायर दे रखा है, बस ए की वैल्यू 5, एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी, एक्स की वैल्यू है 2, 2 की वैल्यू 3/2 रख देंगे, कैलकुलेटर का इस्तेमाल आपको करना ही पड़ेगा फिर से, ठीक है। अब एक बार के लिए इतना ही छोड़ देते हैं क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में अगर थोड़ा ध्यान देना, हमें वी नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है, वी स्क्वायर निकालना है, इसलिए अभी इसको ऐसे के ऐसे छोड़ दो, कुछ मत करो, इसका क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है ये इंपॉर्टेंट है। यू क्या है, जब आपके एस की वैल्यू क्या है या एक्स की वैल्यू क्या है, जीरो है, जीरो पुट कर दोगे तो उसमें जीरो ही हो जाएगा। अब आपका यहाँ पे वर्क नेट क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी हाफ एम, एम कितना दे रखा है आपको, एम इज गिवन यू टू बी एस गिवन एस 0.5, और बी स्क्वायर कितना है आपका 5 × 3, सॉरी 2 की पावर 3/2 का स्क्वायर माइनस माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। तो हाफ एम क्या है, यू की वैल्यू क्या है, 0 का स्क्वायर, तो इसके बारे में सोचना ही नहीं, पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। तो इट विल कम आउट टू बी हाफ इंटू 0.5 इंटू, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 इंटू, यहाँ बन जाएगा 2 की पावर 3/2 का स्क्वायर, यानी आपका 2 की पावर 3 बन जाएगा, यानी 8 बन जाएगा। 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आपका 4 बन जाएगा, ये बन गया 4। देखो यहीं पे सॉल्व करते हैं, 4 5 जाता है 20, सॉरी 4 25 जो होता है आपका 100, और 100 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कम आउट टू बी 50। बड़ा इजी क्वेश्चन था, 50 जी। समझ में आ गया क्वेश्चन ये, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्स पॉइंट टू वन, तो 6.21 है आपका क्वेश्चन। अच्छा बड़ा सा क्वेश्चन है, बस सिंपल क्वेश्चन बहुत। 6.21 है, द ब्लेड्स ऑफ अ विंड मिल स्वीप आउट अ सर्कल ऑफ एरिया ए, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ द विंड फ्लोस अ वेलोसिटी v परपेंडिकुलर टू द सर्कल, जो विंड है आपकी वो आपके उस विंड मिल के जो सर्कल है उसके परपेंडिकुलर काम कर चुके हैं। व्हाट इज द मास ऑफ द एयर पासिंग थ्रू इट इन टाइम t, ठीक है, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं उसके बाद बात करते हैं। अच्छा कहाँ गया, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एयर, ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर से निकालेंगे। पहले 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 वाले पार्ट में आपका मास ऑफ एयर पूछा है, दूसरे वाले पार्ट में आपका वी पूछा है। वी तो आपको दे ही रखा है, मास पूछा है पहले पार्ट में, तो पहले पार्ट में मास निकाल लेंगे, मास आ गया तो हाफ एम वी स्क्वायर से काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे। assume that the windmill converts 25% of the wind energy into electrical energy, ठीक है, मतलब हाफ एम वी स्क्वायर के 25% को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। एरिया की वैल्यू दे रखी है, वी की वैल्यू दे रखी है, और डेंसिटी ऑफ एयर दे रखा है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल पावर पॉइंट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहले वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, मास निकाल लेंगे, दूसरे वाले पार्ट में हाफ एम वी स्क्वायर से हम क्या निकाल लेंगे, एनर्जी निकाल लेंगे। तो उसने बोल रखा है कि इसका जो 25% है, यानी 0.25 ऑफ ई जो है वो क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बताइए इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी होगी, तो आपको बस ये 25 से मल्टीप्लाई 0.25 से मल्टीप्लाई करके ना आप आंसर देंगे। तो क्वेश्चन करने से पहले आपको पता चल जाता है कितना, क्या क्वेश्चन आसान है, हार्ड है, क्या करना है क्या नहीं करना है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं विद वैल्यूज ऑल्सो। वैल्यू हम जो करेंगे बेटा आखिरी में पुट करेंगे, ठीक है, वैल्यूज जो हम करेंगे पुट वो आखिरी में करेंगे। तो पहले पूछा गया व्हाट इज द मास, क्योंकि जो आपको जो वैल्यूज दी गई है ना वो आखिरी पार्ट में दी गई है। कि एंड लिखने का मतलब है कि जो आपको वैल्यूज दी गई वो आखिरी पार्ट में दी गई है, इसका मतलब आपको आखिरी पार्ट के लिए सिर्फ, क्योंकि व्हाट इज इलेक्ट्रिकल पावर पूछा है ना, उससे पहले आपको वैल्यूज दे दी गई है, तो मतलब आपको सिर्फ आखिरी वाले पार्ट में वैल्यूज रखनी है, बाकी दोनों पार्ट को आपको वेरिएबल में ही निकालना है। आपको माने तो आप वैल्यू भी निकाल सकते हैं उनकी, पर जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट हो कुछ नहीं।
चलिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं आपका, तो आपका सवाल है पहले वाले पार्ट में कि कितना मास टकरा रहा है। तो देखिए, लेकिन कहने का मतलब ये है आपका कि एक ऐसी विंड मिल है चल रही है, और वो ऑब्वियसली जब वो चलेगी तो उस पर बहुत सारी विंड उस पर टकराएगी। तो कितनी विंड है उसका मास निकालो जो टकरा रही है। ठीक है, तो एक बात पे ध्यान देंगे हम, कभी भी किसी भी चीज का पहले हम वॉल्यूम लिखते हैं। वॉल्यूम को हम जानते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हैं हम, एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हमसे पूछता है वॉल्यूम का रेट निकाल के बताओ, वॉल्यूम का रेट का मतलब होता है कि टाइम से डिवाइड कर दो, तो ये v बाय क्या हो जाएगा, टाइम। इसका मतलब क्या लिखता हूँ मैं, एरिया को मैं ए से लिख रहा हूँ और लेंथ को मैं एल से लिख रहा हूँ अपॉन टाइम। तो हम सब जानते हैं कि लेंथ अपॉन टाइम क्या होता है आपका, और कुछ नहीं होता, आपका वो स्पीड होती है। लेंथ अपॉन टाइम क्या होती है, आपकी स्पीड होती है, जिसको मैं आपका स्मॉल v से डिनोट कर रहा हूँ। तो इसका मतलब आपका वॉल्यूम, मैं बोल सकता हूँ कि वॉल्यूम का जो रेट है, रेट ऑफ वॉल्यूम जो कि रेट ऑफ वॉल्यूम जो कि आपका टकरा रहा है आपका विंड मिल की ब्लेड से, वो कितना हो जाएगा, सिंपल एरिया इंटू वेलोसिटी जो आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, बी ही दे रखी है अभी तो पहले पार्ट में। तो दिस विल बी अ वॉल्यूम रेट। तो मुझे वॉल्यूम थोड़ा निकालना है, मुझे निकालना है मास। तो मास का रेट पूछा उसने। अगर थोड़ा क्वेश्चन देखें, आपसे बोला कि व्हाट इज द मास ऑफ पासिंग थ्रू इट इन टाइम टी, मतलब इसका मतलब क्या है, आपसे आपसे मास रेट पूछ रखा है, यानी मास अपॉन टाइम आपसे इस क्वेश्चन में पूछ रखा है, मास अपॉन टाइम। ठीक है, तो मास रेट क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर मास रेट की बात करें तो कुछ नहीं है, हम जानते हैं, रेट को भूल जाओ, हम जानते हैं कि अगर आपको डेंसिटी दे रखी है और वॉल्यूम दे रखा है तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम आप बोल सकते हो, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो यहाँ पे आपका मास रेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिंपल मास रेट या मास इन टाइम टी विच विल बी इक्वल टू आपका रो इंटू ए इंटू, समझ में आ गया मास रेट। जी नहीं आया समझ में। जी सर, समझ आया। चलिए पहला पार्ट समाप्त हो गया, इसमें वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको वैल्यू आखिरी वाले पार्ट में पूछी गई। चलिए नेक्स्ट पार्ट अगर हम देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में आपसे बोला गया है सेकंड पार्ट में, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एयर। अरे यार ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, मास पता है आपको, वी आपको दे रखा है, तो आप सिंपल क्या बोल दोगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर क्या हो जाएगी, इट इज इक्वल टू नथिंग बट हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, अब सुनना थोड़ा सा, उसने बोल रखा है कि कितना है आपकी ये, तो मैं सिंपल बस वैल्यू पुट कर दूंगा यहाँ पे, एक सेकंड। हाँ, अब बात ये आ रही है यहाँ पे, इसने ये बोल रखा है कि आपका कितना मास टकराया है ये। ठीक है, ये तो मास रेट हो गया, पहले वाले पार्ट का आंसर ये नहीं होगा, पहले वाले पार्ट में उसने बोला कितना मास टकराया है, उसने मास पूछा है। ठीक है, पहले वाले पार्ट में पूछा है कितना मास टकराया है उससे, तो मास, मास ऑफ एयर इन टाइम टी, ये पूछा है। मैं ये बोल सकता हूँ कि इसका मतलब क्या होगा कि मास अपॉन टाइम, मैंने अभी आपके सामने निकाल रखा है, मास अपॉन, मास रेट का मतलब और कुछ नहीं होता, मास रेट का मतलब है आपका मास अपॉन टाइम। तो मैंने बोल रखा है कि क्या मैं मास रेट को, मास रेट को अगर मैं टाइम से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे मास मिल जाएगा। भाई एम अपॉन टी क्या निकल के आ रहा है, रो ए वी निकल के आ रहा है। तो मास कैसे निकाल सकता हूँ, अगर मैं इस चीज को टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मास रेट को अगर मैं टाइम से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो आपका निकल जाएगा, यानी रो ए वी टी, दिस विल बी योर मास दैट विल बी कोलाइडिंग विद द ब्लेड ऑफ द विंड मिल इन टाइम टी। चलिए ये हो गया पहला पार्ट का आंसर। दूसरे वाले पार्ट में पूछा गया है काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर, तो बहुत सिंपल हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, एम वी स्क्वायर, एम की वैल्यू हमने ऊपर निकाल रखी है, विच विल बी इक्वल टू हाफ रो ए वी टी, और वी की वैल्यू क्या है, वी स्क्वायर ही है, तो यहाँ से इसका आंसर निकल के आ जाएगा आपका, इसका आंसर निकल के आ जाएगा हाफ रो ए वी क्यूब टी, दिस विल बी योर आंसर ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर। अब लास्ट पार्ट में आपसे क्या पूछा गया है, लास्ट पार्ट में बोलता है आपसे कि ऑल द काइनेटिक एनर्जी नहीं, आपका सिर्फ 25% ऑफ दिस एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सिर्फ 25%। तो इसको अगर मैं देखूं, मैंने बोल रखा है कि आपका जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कितनी है, थर्ड पार्ट में इट इज 25% ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अच्छा 25% का मतलब क्या होता है, इसमें 25/100 लिख सकता हूँ ऑफ काइनेटिक एनर्जी। 25 को बाय 100 को मैं 1/4 लिखता हूँ, यानी 1/4 ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अभी अभी आपके सामने मैंने डिराइव करके निकाल के बताया था, विच वॉज इक्वल टू, विच वॉज इक्वल टू 1/4 रो ए बी क्यूब टी, ये निकल के आया था।
ये काइनेटिक, ये आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकल के आएगी। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दो, क्वेश्चन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं, क्वेश्चन में इलेक्ट्रिकल पावर पूछा है आपसे। तो क्वेश्चन ने आपसे इलेक्ट्रिकल पावर पूछा है, तो ऑब्वियसली एनर्जी पता है, तो इलेक्ट्रिकल पावर क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिकल पावर इज नथिंग बट इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय टाइम। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि वर्क भी एक एनर्जी का ही फॉर्म है, तो एनर्जी को भी हम यहाँ पे रख सकते हैं अपॉन टाइम। यानी आपका ये क्या निकल के आ गया आपका, पर यहाँ पे हाफ भी तो था, ये हो जाएगा 1/8 रो ए वी क्यू टी। यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, इलेक्ट्रिकल पावर निकल के आ जाएगी आपकी 1/8 रो ए वी क्यूब टी अपॉन टी। टी से टी कैंसिल आउट हो गया, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 1/8 रो ए वी क्यूब। अब आपको सारी वैल्यूज दे रखी हैं, अब आप बस सारी वैल्यूज पुट अप करो और आंसर निकाल दो इस क्वेश्चन का। तब इसकी वैल्यू आप क्या क्या वैल्यू दे रखी है आपको इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो 1/8 ए की वैल्यू आपको दे रखी है, यहाँ पे दे रखी है सारी वैल्यूज। 30 दे रखी है, रो की वैल्यू दे रखी है 1.2, वी की वैल्यू दे रखी है आपको, वी की वैल्यू दे रखी है 36, यहाँ थोड़ा ध्यान देना 36, लेकिन किलोमीटर पर आवर में। तो अगर वी आपका, मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, उसको आपको दिखा रहा हूँ चेंज कैसे करते हैं आपका। तो जब भी किसी वेलोसिटी को, वी आपको दे रखा है 36 किलोमीटर पर आवर, तो अगर आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 36 किलोमीटर में मीटर यानी 1000 मीटर, और एक आवर में सेकंड यानी 3600 सेकंड। ठीक है, आप इससे मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन है। 36 से 36 मल्टीप्लाई होगा 100 जाएगा, 100 से 100 कटेगा, यहाँ पे 10 बचेगा, यानी 10 मीटर पर सेकंड निकल के आएगा यहाँ से। तो बस आपको यहाँ पे क्या रखना है, आपको यहाँ पे वैल्यू जो रखनी है वो 10 रखनी है। तो आपने यहाँ पे वैल्यू 10 रखी, 10 का क्यूब। बस इजी सा क्वेश्चन है, सॉल्व करना है, क्योंकि आप बहुत इजीली कर सकते हो। 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 2 15 जा 30, तो 15 2 जा कुछ 15 3 जा 45, तो इसका आंसर 45 इंटू 3 यानी 4.5 इंटू 10 की पावर 3 वॉट निकल के आएगा। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगर मैं किलो वॉट में लिखता हूँ तो 4.5 किलो वॉट विल बी योर आंसर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6.22। ठीक है, अ पर्सन ट्राइंग टू लूज वेट, डाइटर है जो जबरदस्ती लिखा है। ठीक है, डाइटर लिफ्ट्स अ 10 kg ऑफ मास 1000 टाइम्स, अच्छा ओके, टू अ हाइट ऑफ 0.5 मीटर ईच टाइम। बहुत अच्छी बात है। सॉरी, assume that the potential energy lost each time she, अच्छा वो लड़की थी, she lowers the mass is dissipated। ओके, तो ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट होती है, अच्छा ठीक है। हाउ मच वर्क डज शी डू अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। बोला कि इस पूरे काम में उसने ग्रेविटी के अगेंस्ट कितना काम किया है। ठीक है, कितना काम किया है, चलिए। और ठीक है, उसने ये बोल रखा है कि हर बार जब वो चीज को उठाती है, हर बार जब वो चीज को सिर्फ उठाने की बात हो रही है, यहाँ पे वापस रखने की बात नहीं हो रही। ठीक है, she assumed the potential lost each time she lowers the mass is dissipated। ठीक है, हर बार वो चीज को नीचे रखने की बात हो रही है, उसको उठाने की बात नहीं हो रही। ठीक है, तो ये हाउ मच वर्क डज शी डू अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, फैट सप्लाइज इतना एनर्जी पर ग्राम व्हिच इज कन्वर्टेड टू मैकेनिकल। वही सिंपल सा, पहले आपको टोटल निकालना है एनर्जी। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपको उसने बोल रखा है कितना एनर्जी आपकी उसने वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। तो वर्क, क्योंकि ग्रेविटी एक तरह का क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है, तो उसने बता भी रखा है कि आपको क्या लेना है, ग्रेविटी से पोटेंशियल एनर्जी लेनी है, यानी आपको mgh लेना है। लेकिन उसने कितने बार किया है, n टाइम्स, लेट्स से उसने n टाइम्स उसको नीचे रखा है और उसने 1000 टाइम्स नीचे रखा है, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे सब कुछ दे रखा है 10 इंटू 9.8 इंटू 0.5 हाइट है, जब वो हर बार उसको ऊपर नीचे लेके जाती है, इंटू कितने टाइम उसने किया आपका, बता रखा है 1000 टाइम्स। ठीक है, तो 1000 टाइम्स को वो ऐसे करती है, जब भाई 1000 टाइम जब उसने उठाई तो 1000 टाइम नीचे रखा भी होगा, और वो रखा जब वो नीचे रखती है तो तब डिसिपेट होती है एनर्जी, तो वो उसकी बात कर रहा था। जब यहाँ पे उसने रखा तो इसकी वैल्यू सिंपल है, इसकी वैल्यू 49,000, 10 से 9.8, हाँ ठीक सही है। ये आपका जूल, इतनी एनर्जी हर बार वो डिसिपेट निकाल रही है अपने अंदर से। अब उसने नेक्स्ट पार्ट में बोल रहा है कि फैट्स, एक जो फैट है वो आपकी इतनी एनर्जी पर किलोग्राम प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब आपको दे रखा है कि एनर्जी ऑफ फैट पर मास, ये आपको दे रखा है पर मास, यानी केजी पर किलोग्राम का मतलब पर मास, विच इज कन्वर्टेड टू मैकेनिकल एनर्जी। वो रखा है ये किस में कन्वर्ट हो रही है, आपकी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, लेकिन
20% एफिशिएंसी के साथ में। 20% एफिशिएंसी का मतलब हो रहा है आपका कि सिर्फ और सिर्फ आपकी 20% ऑफ फैट की एनर्जी, जितनी भी फैट की एनर्जी है ना, उसकी सिर्फ 20% एनर्जी क्या हो रही है, आपकी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। अगर ऐसा है तो बोल रहा है बताइए उसने कितना फैट आपका यूज किया है, ठीक है, कितना फैट उसने लूज किया है या यूज किया है, जो भी डाइट लेना है आपका। चलिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं बोल दूंगा यहाँ पे कि पर केजी की बात होती है तो उसमें 1 kg मान लेता हूँ। तो मैकेनिकल एनर्जी सप्लाइड बाय पर केजी या 1 kg ऑफ फैट, तो उसने बोला है 20% है वो किसका, ऑफ फैट ऑफ 1 kg ऑफ कितना देखा, तो यहाँ पर 20% ऑफ फैट एनर्जी बाय 1 kg। पर केजी को हम बाय 1 kg की तरह से लिख के चल रहे हैं, 1 से डिवाइड करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब फैट ने कितनी एनर्जी प्रोवाइड करी है आपकी, फैट ने प्रोवाइड करी है आपकी 3.8 इंटू 10⁻7, इतना वो लूजन अप करती है, रिलीज करती है, ठीक है। तो बस इसको हमें सॉल्व करना है, तो उसको बड़े इजीली जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 20/100 यानी 1/5, 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो यानी 5 7 35, 5 6 18, ये निकल के आ जाएगा आपका 7.6 इंटू 10⁻6 जूल पर केजी। पर केजी हम लिख रहे हैं क्योंकि हम 1 kg की बात कर रहे हैं पूरी, ये हो गया। अब उसने बोला कितना फैट उसने इस्तेमाल किया है, तो ऑब्वियसली आपने पिछले पार्ट में जितनी एनर्जी उसने निकाली थी, पिछले पार्ट में आपकी उसने एनर्जी निकाली थी, तो आपकी उसने वर्क जो किया था अगेंस्ट mg यानी ग्रेविटी के, उतनी ही एनर्जी उसने खर्च करी है, विच वाज इक्वल टू 49,000 जूल। अब आपसे बोल रहा है कि बताइए इतनी एनर्जी खर्च करने के लिए, बोल रहा है कि अगर एक जूल ऑफ सॉरी एक फैट से आपकी इतनी मैकेनिकल एनर्जी आपको मिलती है, और हम जानते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी आपकी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होती है, लेकिन यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का कोई कंसेप्ट है नहीं। मैं वापस बात करूँ, वर्क बाय एमजी क्या होता है, वो होता है आपका पोटेंशियल एनर्जी जो आपने खर्च करी है, ठीक है, क्योंकि आपका एमजी क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। चलिए बहुत अच्छी बात है। और मैं जानता हूँ कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, वो होती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर आपका बॉडी जान कहीं भाग नहीं रही, बस एक जगह रुकी हुई है, ऊपर से नीचे रोकना, नीचे से ऊपर रोकना, तो ये जीरो की। तो मैकेनिकल एनर्जी किसके बराबर हो गई, पोटेंशियल एनर्जी। पर उसमें दिक्कत क्या है, उसने बोल रखा है कि सिर्फ 20%। अब ये जो आ रही है, ये जो मैकेनिकल एनर्जी कहाँ से आ रही है, फैट से आ रही है। कितनी फैट से, 20% ऑफ फैट एनर्जी, 20% ऑफ फैट एनर्जी, और वही किसके बराबर है, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। और पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है, वर्क ऑफ mg के बराबर, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आपका। तो मतलब आपको पूछा गया कितना फैट इस्तेमाल हुआ। अब इसकी वैल्यू हमने क्या रख रखी है, निकाल रखी है। इसकी वैल्यू हमने निकाल रखी है 7.6 इंटू 10⁻6, लेकिन वो सिर्फ कितने फैट की वजह से, एक केजी फैट की वजह से। तो मैं क्या बोलता हूँ कि मास ऑफ फैट इनटू कि 1 kg फैट ने कितना मत दिया है, 7.6 इंटू 10⁻6 इज इक्वल टू वर्क बाय mg, वो कितना है 49,000। तो यहाँ से मास ऑफ फैट कितना निकल के आ जाएगा आपका, इट विल कम आउट टू बी 49,000 डिवाइडेड बाय 7.6 इंटू 10⁻6। तो आपको यहाँ से मास ऑफ फैट पता चल जाएगा जितना उसने यूज किया है। इट इज अराउंड 6.5, बहुत कम। देखो इतनी एक्सरसाइज करने के बाद सिर्फ इतना सा मास कम हो गया, ठीक है, इतना सा मास कम हो गया। अगर हम इसको ग्राम में देखना चाहें, क्योंकि ऑब्वियसली ये केजी में तो बहुत अजीब सा दिख रहा है, ग्राम में अगर उसको देखना चाहें तो आपका ये हो जाता है 6.45 ग्राम। तो सोचो 1000 बार किसी 5 किलो के पत्थर को ऊपर नीचे, 10 किलो के पत्थर को ऊपर नीचे रखने से इट विल द पर्सन मतलब शी विल लूज ओनली 6.5 ग्राम। ये ग्राम उसने, इतना फैट उसने अपनी बॉडी से लूज किया है। इसलिए जब एक्सरसाइज करनी होती है तो एक्सरसाइज इज समथिंग दैट यू शुड हैव टू यू शुड डू रेगुलरली, नॉट ऑन अ पार्ट टाइम बेसिस, आज कर ली कल कर ली, कल आज कर ली तब नहीं करी, ये सब एक्सरसाइज। इसलिए लोग जिम जाते हैं तो रेगुलरली जाते हैं, क्योंकि अगर उनको एक दिन करेंगे तो इतना लूज में तो कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं आपकी बॉडी में। आपकी बॉडी में 10 किलो वजन तो होता नहीं है कि उसमें 6.5 किलो कम हो गया तो बहुत कम हो गया। आपकी वजन में लगभग 50 60 70 80 90 100 किलो होता है लोगों के वजन में, तो उसमें 6.45 किलोग्राम सॉरी ग्राम का कोई खास मतलब है नहीं। ये वाला हो गया इसका आंसर। लास्ट क्वेश्चन जो हम आज के लिए कर रहे हैं वो है 6.23। अ फैमिली यूजेस 8 किलोवाट ऑफ पावर, ठीक है, तो पावर ही दे दी सीधी उसने एक, यहाँ पे मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो इतनी पावर वो यूज करते हैं। अब उसने बोला कि डायरेक्ट सोलर एनर्जी इंसिडेंट ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस एट एन एवरेज रेट ऑफ 200 वाट पर स्क्वायर मीटर, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करता है। इफ 20% ऑफ दिस एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू यूजफुल इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हाउ लार्ज एन एरिया इज नीडेड टू सप्लाई 8 किलोवाट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
क्वेश्चन आपका सोलर एनर्जी का है, मतलब एक तरह से मान लीजिए ये सोलर पैनल है, इस तरह के सोलर पैनल होते हैं आपके, और यहाँ पे सन। तो बोलता है कि सन से क्या होता है, सन से इसके ऊपर क्या पड़ एनर्जी आ रही है, कौन सी एनर्जी, सोलर एनर्जी। इसको मैं शॉर्ट में सोलर एनर्जी को SE लिख रहा हूँ। बोल रखा है कि कितना सोलर एनर्जी ने, सोलर पावर बोल रखा है, सॉरी। तो सोलर पावर कितना दे रखा है आपको, वो दे रखा है कि इतनी बड़ी प्लेट है, बहुत बड़ी प्लेट है, लेकिन वो उसने 1 मीटर स्क्वायर के लिए बता रखा है, 200 वॉट पर मीटर स्क्वायर, ये उसने बता रखा है। यानी आपकी सोलर पावर ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितना दे रखा है, वो दे रखा है आपको 200 वॉट, ये दे रखा है आपको। चलिए, बोल रखा है कि इसमें से सिर्फ 20% एनर्जी है जो कि आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि इफेक्टिव इलेक्ट्रिकल पावर कितनी मिल रही है, इलेक्ट्रिकल पावर जो है वो आपको मिल रही है ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर से कितनी पावर मिल रही है, वो है सिर्फ 20% ऑफ सोलर पावर ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, विच इज इक्वल टू आपका 20% का मतलब हो जाएगा आपका 1/5 ऑफ 200। ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 40 वॉट मिल रही है, लेकिन किससे, सिर्फ 1 मीटर स्क्वायर से। कितनी चाहिए, ठीक है, हमको चाहिए 8। तो मैं क्या बोलूंगा कि इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज 40 वॉट। तो एरिया रिक्वायर्ड फॉर 8 किलोवाट पावर, सब एक से सिर्फ 40 वॉट ही मिल रही है। तो एरिया रिक्वायर्ड फॉर 8 किलोवाट, तो सिंपल क्या हो जाएगा कि भाई एक से इतनी मिल रही है, तो बताओ 8 किलोवाट से के लिए कितना चाहिए होगा। तो सिंपल सी बात है, 8 किलोवाट मतलब 8000। अच्छा, एरिया दे रखा है क्या क्वेश्चन में, एरिया 200 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक 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 ठीक, 40 आ गया, तो सही किया अपन ने, 40। ठीक, ठीक है। तो बोला कि कितना एरिया आपको चाहिए उसके लिए, तो सिंपल सी बात है, आप क्या करोगे, 8 किलोवाट को डिवाइड कर दोगे, टोटल पावर डिवाइड बाय टोटल, एक से कितना आ रहा था, ये 40, यहाँ से 4 वन 4 4, यहाँ से आ जाएगा आपका 3 4 2 8, 200 मीटर स्क्वायर का एरिया आपको चाहिए, 200 मीटर स्क्वायर का एरिया आपको चाहिए, सो दैट यू कैन हैव दैट 8 किलोवाट पावर ऑफ रिक्वायर्ड पावर। ठीक है। अच्छा, अब उसने क्या बोल रखा है नेक्स्ट पार्ट में, कंपेयर दिस एरिया टू द रूफ ऑफ अ टिपिकल हाउस। उसने बोल रखा है कि बताइए एक घर का जो टिपिकल रूफ एरिया होता है, उससे अगर हम कंपेयर करें तो कितना होता है। ठीक है, तो ये इसने ऐसा कुछ बता नहीं रखा है कि एक्चुअली में कुछ बता, अच्छा सॉरी, नीचे दे रखा है उसने, मैंने लिख रखा है यहाँ पे, इसने लिखा है कंपेयर दिस एरिया टू द रूफ ऑफ द टिपिकल हाउस। और इसने एक गड़बड़ है कि इसने ये कहीं नहीं बता रखा कि एरिया ऑफ रूफ कितना है, तो इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है कुछ, या तो मेरे पास जो PDF है इसमें कुछ कमी है, इसमें शायद टाइप नहीं रखा है, आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, उसमें दे रखा है होगा, लेट्स से, ठीक है, हाउस इसको दे नहीं रखा। आगे आप क्वेश्चन में अगर आपको बुक में नहीं दे रखा, एक बार बुक को चेकआउट करना कि बुक में ये दे रखा है नहीं दे रखा है, क्योंकि मेरे इस PDF में नहीं दे रखा है। ऑन अ प्लॉट साइज, एक्चुअली क्वेश्चन में आपके सामने वापस रीराइट कर देता हूँ। क्वेश्चन ये होगा 20 मीटर इंटू 15 मीटर, इसमें कुछ मिसिंग है, मेरे पास तो बुक भी है, मेरी बुक में है पर इस PDF में नहीं दिखा रखा है, मेरी बुक थोड़ी पुरानी है तो उसमें दे रखा है। एक बार आप चेक करना कि आपकी बुक में ये दे रखा है नहीं दे रखा, परमिशन टू कवर अप टू 70%। मतलब ऐसा है कि आपकी, मान लीजिए जो आपकी घर की छत है, जो आपकी घर की छत है इस हिसाब से, ठीक है, उसमें बोल रखा है कि आपके उसमें क्या हो सकता है कि उसमें आपका सब कुछ दे रखा है, एक रेक्टेंगुलर के हिसाब से आपको दे रखा है, और इसमें आप सिर्फ 70% एरिया में क्या लगा सकते हो, सोलर पैनल लगा सकते हो। ठीक है, तो आपका टोटल इफेक्टिव एरिया कितना हो गया, एरिया ऑफ रूफ कितना हो गया, तो एरिया ऑफ रूफ हो जाएगा आपका 20 मीटर इंटू 15 मीटर, लेकिन आपको सिर्फ कितने में एरिया में लगाने की रिक्वायर्ड है, आपको 70% एरिया में, तो फॉर सोलर पैनल, तो वो सिर्फ है आपका 70% में। एक बार अपने बुक में देखिए, बताइए कि आपका ये इसके आगे वाला क्वेश्चन दे रखा है नहीं दे रखा है बुक में, अगर आपका बुक होगी तो। ठीक 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 ठीक, 70%, हाँ ठीक। ये निकल के आता है आपका 210 मीटर स्क्वायर। आपको बोला कंपेयर करना है दिस एरिया टू द रूफ ऑफ इट, जो एरिया निकल के आया था पिछले वाले पार्ट में, आपका जो एरिया निकल के आया था, एरिया रिक्वायर्ड फॉर 8 किलोवाट,
वो निकल के आया था आपका 200 मीटर स्क्वायर। तो अगर हम इनको कंपेयर करते हैं तो वी विल से कि लेट्स से कि इसको मैंने ए डैश बोल दिया और इसको मैंने सिंपल ए बोल दिया, तो आप क्या निकाल सकते हैं यहाँ पे कि ए अपॉन ए डैश इज इक्वल टू 200 अपॉन 210, मतलब 20:21। तो एक्चुअली में ये क्या, ये रेशियो क्या बताना चाहता है, ये रेशियो बताना चाहता है कि आप कितने एरिया में कितना सोलर पैनल लगाएं ताकि आपको कितना सोलर पावर मिल पाएगी, ये उसको बताना चाहता है। एक बार मिशा अपने जो बुक है, आपकी जो बुक होगी ना, आप उसमें एक बार चेकआउट करके बताना कि ये जो क्वेश्चन है आपको इतना ही दे रखा है जितना इस पीडीएफ में लिखा हुआ है, कि आगे लाइन भी लिखी हुई है, क्योंकि ये लाइन जो है मेरी बुक में तो लिखी हुई है, मेरे पास दोनों बुक है ना, ऑफलाइन भी और पीडीएफ भी, पीडीएफ से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इस तरह से आप एक बार बताना। चलो फिर इसके साथ में हमने जो सारे क्वेश्चन है वो आपके खत्म कर दिए हैं, ठीक है। 6.23 तक जो हमें क्वेश्चन करते हैं, एडिशनल एक्सरसाइज हम अभी नहीं कर रहे हैं। किसी को भी अगर आपका मतलब अब तुम्हारा या तुम्हें किसी और के अलावा किसी के बच्चे को अगर इसके बाद एडिशनल एक्सरसाइज में डाउट होता है, ये क्वेश्चन हार्ड नहीं है, पर थोड़े से आउट ऑफ सिलेबस और हल्का सा ना एक्स्ट्रा पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं चीजों को लेकर, ठीक है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को अभी नहीं करेंगे। प्लस इसमें आपको कभी कभी क्या होता है ना, किसी और चैप्टर की भी थोड़ी सी रिक्वायरमेंट होती है, इन क्वेश्चन में आपको हल्का सा किसी और चैप्टर की रिक्वायरमेंट भी हो जाती है, इसलिए अभी हम इन क्वेश्चन पे फोकस नहीं कर रहे हैं। अगर किसी को भी एडिशनल एक्सरसाइज में कोई डाउट होगा तो उस क्वेश्चन को मुझे भेज देना कि मैं ये ट्राई कर रहा था या मैं ट्राई कर रही थी, उसके बाद हम उस क्वेश्चन को मैं आपको उस क्वेश्चन का सोल्यूशन बना के आप कैसे भी आप करके भेज देंगे, ठीक है। तो फिर बस आज की एक्सरसाइज खत्म, आज के लिए इतना ही करते हैं।